कोशिश करेंगे पूरा यूनिट कवर कर लें। एंटरप्रेन्योरशिप अगर मैं एक आपको ओवरव्यू दूँ कि जब हम कोई बिज़नेस करते हैं ना या चले हुए बिज़नेस में कोई नया बिज़नेस या ऑलरेडी चले हुए बिज़नेस में कुछ इनोवेशन लाते हैं, कुछ नई चीज़ करते हैं, कुछ नया ऐड ऑन करते हैं, तो उसको हम एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट क्या होता है कि हमने इनोवेटिव वे से जो बिज़नेस शुरू किया है, उसको डेवलप करना, उसमें जो है ग्रोथ लाना, उसमें कुछ ना कुछ जो है एडवांसमेंट लाना ताकि जो है वो बिज़नेस हमारा ग्रो करे, सेल बढ़े एंड हमारी जो गुडविल है वो एनहांस हो। तो कॉन्सेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप में हमारे पास 3 चीज़ें आई। एक आया एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर वो पर्सन होता है जिसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं, जो कि किसी एंटरप्राइज़ को सेट करने के लिए एक्टिविटीज़ करता है और उसके द्वारा जो मतलब एक्शंस किए जाते हैं, प्रोसेस और एक्शंस जो लिए जाते हैं, क्रिया जिसको हम बोलते हैं, उसके द्वारा जो क्रिया की जाएगी उसको हम एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। एंड उसकी क्रिया के बदले जो हमें एक आउटकम देखने को मिलती है, उसको हम एंटरप्राइज़ कहते हैं। सो एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योरशिप एंड एंटरप्राइज़ 3 वर्ड हैं, ये 3 कॉन्सेप्ट हैं एंटरप्रेन्योरशिप के। एंटरप्रेन्योरशिप के हम बेनिफिट की बात करें तो मैंने आपको बता दिया, जो आपका मतलब एक नॉर्मल जो बिज़नेस होता है उससे एंटरप्राइज़ कैसे डिफरेंट होता है। जो एंटरप्राइज़ है उसमें कुछ नई चीज़ की होगी, कुछ नई रिसर्च, कुछ नई जो है टेक्ट से जो है उसमें इम्प्लीमेंट की गई होंगी। तो इसमें क्या होता है, इसके बेनिफिट की अगर हम बात करें तो इसमें जो है कुछ हमारी जो है क्रिएट की जाती है ओन डेस्टिनी। जैसे मैं कुछ इनोवेटिव सोच रख रही हूँ, कुछ नया ऐड ऑन करने की कोशिश कर रही हूँ, तो मैं एक डेस्टिनी जो है वो क्रिएट कर रही हूँ और मैं डिफरेंस बनाने की कोशिश करती हूँ कि अन्य से मैं थोड़ा अलग दिखूँ, मेरे बिज़नेस में कुछ एडवांसमेंट दिखे। और एक तरह से जो है इसमें हम अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंचने की कोशिश करते हैं कि हमारे अंदर जितनी भी कैपेसिटी है एडवांसमेंट के साथ अपने प्रोजेक्ट को लॉन्च करने की, उस फुल कैपेसिटी को हम यूज़ करते हैं इसमें। और हम एक सोसाइटी के लिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी समझते हैं कि जो पुराना हमारा एक ट्रेंड कल्चर चला हुआ है उसी पे नहीं बने रहना है, कुछ नया ऐड ऑन भी करना है। तभी आप देखिए, अगर हम अपने टाइम की बात करते हैं, हमारे टाइम पे वाटर बॉटल कैसी होती थी, स्कूल बैग कैसे होते थे, अभी आप आजकल के बच्चों का देखो तो कितनी एडवांसमेंट है। तो ये क्यों आई है? क्योंकि कुछ लोगों ने इनिशिएटिव लिया था टू ऐड समथिंग न्यू इन दैट प्रोडक्ट और सर्विसेज। इसके बाद हम ड्रॉबैक्स की बात करें तो बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप की हमें कुछ ड्रॉबैक्स भी होती है। देखिए, हम कोई भी काम नए तरीके से स्टार्ट करते हैं तो उसमें रिस्क रहता है, मतलब ज़रूरी नहीं होता कि हमारा काम सक्सेसफुल हो ही जाएगा। तो इनकम की अनसर्टेनिटी रहती है, अगर सक्सेस हो गया तो इनकम आ जाएगी, अगर सक्सेस नहीं हुआ तो हमें जो है इनकम नहीं आएगी। दूसरी चीज़ है, हमारे पास आता है रिस्क रहता है। जब भी हम कुछ नया काम करने की सोचते हैं तो उसमें रिस्क तो है ही। अब आप आजकल बॉयज़ के हेयर स्टाइल देखते हो तो बेसिकली वो भी एक एंटरप्रेन्योर ही है, जिन्होंने क्या है, आजकल एक होता है ना कि हम बिल्कुल ज़ीरो कट करा देंगे, फिर उसमें जो है ओम का निशान, त्रिशूल एंड ऑल इस तरह से। जब किसी पर्सन ने ये काम करने का सोचा तो पहले उसको डर तो था ही कि पता नहीं लोग क्या बोलेंगे, इस ट्रेंड को पसंद किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। जब वो ट्रेंड बन गया, उसका जो इनोवेटिव सोच थी वो जब वो ट्रेंड बन गई तो क्या है, उसकी इनकम बढ़ना शुरू होगी। लेकिन बिफोर मतलब जब वो चीज़ उसने प्रॉपर वे से लॉन्च नहीं की थी तो वहाँ पे उसको रिस्क तो लग रहा था। दूसरी बात आती है कि हमारी जो लोअर क्वालिटी ऑफ लाइफ अंटिल द बिजनेस गेट एस्टेब्लिश्ड। एक चीज़ होती है, आप भी देखते हो कि जब कोई किसी ने जो है इनिशिएटिव लिया होता है बिजनेस को स्टार्ट करने का, तो आप उस शॉप पे कम जाओगे। आपको एक मॉल दिखेगा ना, शॉपिंग मॉल, जिसमें एक ही छत के नीचे सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, जो वेल वर्स होगा, आप वहाँ पे जाते हो क्योंकि मेरे को ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करनी पड़ेगी। तो एक चीज़ ये है कि जब कोई बिज़नेस जो है वो स्टार्ट करता है पर्सन, तो उतनी वेल वर्स्ड वो फैसिलिटीज़ वहाँ नहीं दे पाता है, जिसकी वजह से वो कस्टमर को इमीडिएट अट्रैक्ट नहीं कर पाता है। और जब भी हम इनोवेटिव वे से नया काम शुरू करते हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है। जैसे मैंने आपको हेयर कटिंग का एग्जांपल दिया, तो जब किसी पर्सन ने पहली बार किसी पर्सन के ऊपर जो है ये ट्रायल किया होगा कि मैंने त्रिशूल का निशान या कुछ ज़िगज़ैग जो है वो बनाना है निशान, तो उसमें क्या है, सामने वाले पर्सन का रिस्पॉन्स कैसा है, तो वो किस तरह से जो है वो बिहेव करेगा, तो वो चीज़ें जो है एक स्ट्रेस क्रिएट करती हैं। तो जब भी हम इनोवेटिव वे से कोई काम करते हैं तो देयर इज़ स्ट्रेस। एंटरप्रेन्योर इसमें जो है, अगर हम बात करें, एंटरप्रेन्योर का मतलब होता है टू अंडरटेक, कुछ नया जो है वो काम अडॉप्ट करना।
इसमें अगर हम बात करें बेसिकली एंटरप्रेन्योर्स में जो है इसमें कौन-कौन से एस्पेक्ट आते हैं, तो एंटरप्रेन्योर में आजकल के टाइम में एक क्रिएशन, एक इसमें हम बोलते हैं कि ये एक क्रिएटिव प्रोसेस है। और दूसरा इसमें क्या होता है कि टाइम और एफर्ट दोनों डिवोटेड होते हैं, क्योंकि हमने कुछ नया काम करना होता है। साथ ही साथ इसमें हम जो है रिवॉर्ड भी हमें इन्वॉल्व रहता है। अगर हम सक्सेसफुल हो गए, हमने जो सोचा था कुछ क्रिएटिव वे से नया करने का, वो जो है वो हमारा काम हो गया, तो क्या हो गया कि हमारा बेसिकली जो है एक रिवॉर्ड हमें उससे प्राप्त होता है। और जो हमारी बेसिकली इट रिक्वायर्स एजम्पशन ऑफ नेसेसिटी ऑफ रिस्क, तो हमारी एजम्पशंस रहती हैं कि हम जो स्टेप ले रहे हैं इनोवेटिव वे से कोई चीज़ लॉन्च कर रहे हैं, तो उसमें जो है हमें रिस्क जो है वो रिक्वायर्ड है, वो रिस्क हमें बियर करना ही पड़ता है। अगर हम एंटरप्रेन्योरियल कॉम्पिटेंसीज की बात करें कि क्या क्या कॉम्पिटेंसीज उनमें होती हैं, तो देखिए उनमें नॉलेज होनी चाहिए, खुद को वो समझें, सेल्फ इंसाइट होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए चीज़ों को इनोवेटिव वे से लागू करने का। क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप में कॉपी पेस्ट नहीं चलता है, उसमें कुछ नई सोच होगी तभी वो इनोवेशन होगा। एटीट्यूड होना चाहिए कुछ नया करने का, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और मार्केटिंग में अपॉर्चुनिटीज़ को गेन करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए, सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए। वो पर्सन पर्टिकुलर अपनी नॉलेज के बारे में जो है वो कॉन्शियस होना चाहिए कि मैं सच में इस तरह का काम कर सकता हूँ और नहीं। तो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए और क्रिएटिविटी भी होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम कुछ नया कर रहे हैं तो नया क्या है, क्रिएटिविटी टू डू समथिंग न्यू, है ना। तो क्रिएटिविटी होनी चाहिए और एक असर्टिवनेस भी होनी चाहिए, मतलब उस पर्सन में जो है एक इमोशनल एबिलिटी होनी चाहिए अपने अधिकारों को समझने की, कि हाँ मैं जो है ये चीज़ कर सकता हूँ। क्योंकि जैसे हम देखते हैं हमारे पेरेंट्स बोलते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे चलना चाहिए, ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए, यहाँ पत्थर है यहाँ से हटो, लेकिन हम में एबिलिटी है कि हम उस पत्थर को ही साइड कर देते हैं या नया ही रास्ता बना देते हैं, ताकि बार बार इंस्ट्रक्शंस ना हमें फॉलो करनी पड़े। तो ये असर्टिवनेस हम में होनी चाहिए, हम में एबिलिटी होनी चाहिए अपने राइट्स को समझने की। उसके बाद कई गवर्नमेंट पॉलिसीज़ भी हैं, अगर आप देखोगे तो जैसे इन जो एंटरप्रेन्योरशिप का जो एक प्रोजेक्ट है, ये बेसिकली जो है जो युवा है उनको जो है नए तरीके से एक प्रॉपर बिजनेसमैन बनने के लिए जो है एनकरेज करता है। क्योंकि मोदी जी जो हैं जब से हैं स्टार्टअप इंडिया उन्होंने लॉन्च किया है, एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप करने के उन्होंने बहुत से प्लान्स दिए हैं। तो बेसिकली स्टेट वाइज अलग अलग प्लान्स लॉन्च हो रहे हैं। बिहाइंड मोटो क्या है इन सब चीज़ों के पीछे, कि लोग जो है वो रोज़गार के पीछे भागते हैं, लेकिन जब हम डेवलप्ड नेशन की बात करते हैं तो डेवलप्ड नेशन में हर कोई पर्सन का अपना बिजनेस होता है, हर फैमिली का अपना बिजनेस होता है। जैसे कोई वुड कटिंग का किसी ने जो है वो मशीन का प्रोजेक्ट लगाया है, किसी ने एग्रीकल्चर का प्रोजेक्ट लगाया है, किसी ने पोल्ट्री फार्म ओपन किया है। तो हमारे इंडिया में एक ट्रेंड है कि हम लोग जॉब के पीछे भागते हैं, लेकिन वहाँ पे क्या है कि वो बिजनेस के पीछे भागते हैं। तभी तो फॉरेन हम लोग जॉब करने चाहते हैं, क्योंकि वो लोग जो है बिजनेस माइंडेड होते हैं, अपना सेटअप होता है कि आज हमने स्ट्रगल किया, एक गुडविल क्रिएट होगी, तो फैमिली में जो आगे जनरेशन होंगी वो पर्टिकुलर बिजनेस संभालेंगे, उनको कहीं भी जॉब के लिए फिर अगेन भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यही माइंडसेट है कि हमें भी खुद को डेवलप करना है। और हमारी जो जनरेशन है 65% हमारे पास एटलीस्ट यंग जनरेशन है इंडिया के पास, अदर इकोनॉमी के कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा यंग जनरेशन है हमारे पास। तो इसको जो है हम जॉब तो एकदम से प्रोवाइड नहीं करवा पाएंगे, क्योंकि अगर बिजनेस होगा, प्रोजेक्ट होगा, तो उसी में तो जॉब लगेगी, तो प्रोजेक्ट क्रिएट करने वाले लोग भी चाहिए। अगर आप कोई इनिशिएटिव लेते हैं तो आप जो है अपने साथ 3 लोगों को भी रोज़गार देते हैं, तो वो भी एक बड़ी बात हो जाती है। तो यही रीज़न था, इसी के लिए बहुत सी स्कीम लॉन्च की गई हैं। लाइक आप बोलो कि नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज़ कॉर्पोरेशन, आप इसमें ना इनका डेट तो नहीं पूछी जाती है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि इनमें से जो है कौन-सी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की स्कीम है या स्कीम नहीं है। तो इनकी फुल फॉर्म भी याद रखना आप। और एक हमारे पास जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्मॉल इंडस्ट्री एक्सटेंशन ट्रेनिंग, हैदराबाद में है ये सेंटर इसका। और नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप, ये जो है गुवाहाटी में है। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट न्यू दिल्ली में है। इसके अलावा महिला उद्यम निधि स्कीम हो गया, महिला विकास निधि स्कीम हो गया, स्कीम फॉर मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस, और उसके बाद जो है राजीव गांधी उद्यम मित्रा योजना हो गया। एंड अगर हम बात करें तो असिस्टेंस फॉर स्टेट फॉर डेवलपिंग एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अदर अलाइड एक्टिविटीज़, ये स्कीम्स हैं बेसिकली। और जब भी हम क्या करते हैं कि लॉन्च करते हैं एक प्रोग्राम जो है एंटरप्राइज के लिए, तो उसके उसके लिए हमें कौन कौन से स्टेप्स जो है फॉलो
करने पड़ते हैं एक एंटरप्राइज को सेट करने के लिए। सबसे पहले हमें एक प्रोजेक्ट, एक काम जो है चूज़ करना पड़ता है। उस काम को जो है करने के लिए एक संगठन, वेंचर टीम बनानी पड़ती है। उस वेंचर टीम का हमें ऑडिट भी करना पड़ता है। साथ ही साथ उस वेंचर टीम में जो प्रोडक्ट या सर्विस बनेगी उसके लिए हमारे कोर मेन कस्टमर कौन से होंगे, उन कस्टमर्स की कंपिटेंसीज क्या है, एबिलिटीज़ क्या है, वो क्या डिमांड रखते हैं, कितना खरीद सकते हैं। और उसके बाद जो है फिर हमने अपनी कैपेसिटी देखनी है कि उनकी नीड्स के हिसाब से हम चीज़ें प्रोवाइड करवा सकते हैं या नहीं। और उसके बाद हम अपनी मार्केटेबल एसेट को क्रिएट करना शुरू कर देते हैं, कंज्यूमर तक अपनी वस्तु पहुंचा के अपनी मार्केट में गुडविल बनाना शुरू कर देते हैं। एक एंटरप्राइज की सिलेक्शन की बात करें कि हमें, देखो मैं भी कुछ नया कर सकती हूँ। अगर मैं बोलूँ कि मैं जो है एक टेलरिंग का काम कर सकती हूँ, कुकिंग का काम कर सकती हूँ, बहुत से काम कर सकती हूँ, लेकिन उनमें से बेस्ट वन जो है इनोवेटिव तरीके से मैं काम कौन सा कर पाऊँगी जिसमें मेरा सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट होगा। तो एंटरप्राइज की सिलेक्शन करते टाइम जो है ये चीज़ मेन हो जाती है कि हमें जो है अपनी कंसिस्टेंसी जो को इवेलुएट करना पड़ता है। साथ ही साथ एक ऐसी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है कि हम जो भी काम करें उस काम में हमारी कॉस्ट लो हो। हम ऐसे प्रोडक्ट या सर्विस को प्रोवाइड करवाएं जिसमें उत्पादन की लागत हमारी कम आए। और हमने ये भी देखना है कि मैंने कोई प्रोडक्ट ऐसा पसंद कर लिया, जैसे मैं बोल रही हूँ कि कुल्लू में जो है मैंने अब एक शॉप ओपन करनी है, शोरूम ओपन करना है, लेकिन वो मैंने वेस्टर्न क्लोथ का करना है, या किन्नौर में वेस्टर्न क्लोथ का करना है। तो वेस्टर्न क्लोथ जो है वहाँ वियर किए नहीं जा सकते, वहाँ का मौसम ही जो है वो अलाउ नहीं करता। तो ये चीज़ें मुझे देखनी पड़ेगी कि मैंने जो एंटरप्राइज में सेलेक्ट कर रही हूँ उसका मार्केट की असेसमेंट क्या है, मार्केट कौन सी उसके लिए परफेक्ट रहेगी, ये चीज़ें। और फेलियर और वेस्टेज जो है वो कहाँ हो सकती है, उससे जो है मुझे कहाँ पे जो है मैं उस वेस्टेज को रोक सकती हूँ, या इसके बाद कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो मैंने मिस कर दी हैं या मैं मिस कर सकती हूँ। तो उन अपॉर्चुनिटीज़ का हमने ध्यान रखना है। कौन से एरिया है जहाँ से हमें पुअर रिटर्न आ सकती है, कौन से एरिया है जहाँ से हमें अच्छी रिटर्न आ सकती है। तो इन चीज़ों को एनालाइज करने के लिए जब भी हम एक एंटरप्राइज की सिलेक्शन की बात करते हैं, मार्केट को समझने की बात करते हैं, तो हमें सबोट एनालिसिस करना पड़ता है। स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। स्ट्रेंथ, वीकनेस जो है ये हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट का पार्ट होते हैं, लाइक हमारे रिसोर्सेज हो गए, फाइनेंशियल ग्रांट्स होगी, हमारी एक्टिविटीज़ एंड प्रोसेसेस होगी जिनके ऊपर समहाउ हमारा कंट्रोल होता है। ऑपरेशन एंड थ्रेट से एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का पार्ट होते हैं, बट इनका भी हमारे बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, पर हमारा इनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता है। जैसे कि इकोनॉमी होगी, फंडिंग रिसोर्स हो गया, हमारी डेमोग्राफिक्स होगी। बेसिकली स्वोट एनालिसिस को हम अपनी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करने के लिए यूज़ करते हैं। साथ ही साथ हमारे ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए कहाँ इशू हो सकता है, कहाँ मुश्किल आ सकती है, उसको पहचानने के लिए, और हम जो है इफेक्टिव वे से अपना बिजनेस जो है वो कैसे डायरेक्ट कर सकते हैं उसके लिए। उसके बाद ग्रोथ स्ट्रैटेजी हम बना सकते हैं एनालाइज करके अपने एनवायरनमेंट को। ग्रोथ स्ट्रैटेजी के लिए जो है कोई भी बिजनेस अगर ग्रो करना चाहता है तो उसको क्या क्या चीज़ें करनी पड़ती हैं। अपनी सेल उसको बढ़ानी पड़ती है, न्यू कस्टमर आइडेंटिफाई करने होते हैं, नई तरह का प्रोडक्ट लॉन्च करके वो अपनी ग्रोथ कर सकते हैं, नई जो है कस्टमर को फाइंड आउट करके, या फिर जो है मर्जर एंड एक्विजिशन जहां उनको लगता है उसको जो है वो लॉन्च करके, विजन स्ट्रैटेजीज को बना के। एक आता है विमोसा, हमने पढ़ा हुआ है ये, विजन मिशन ऑब्जेक्टिव स्ट्रैटेजी, मैंने मार्केटिंग में आपको करवाया हुआ है ये। विजन क्या होता है, मिशन क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, स्ट्रैटेजी क्या होता है। तो इसकी फुल फॉर्म आप याद रखना ना, विमोसा कभी आ जाए तो विजन मिशन ऑब्जेक्टिव स्ट्रैटेजी एक्शन। तो हमारा एक अल्टीमेट विज़न होता है ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करना। उस ग्रोथ को अचीव करने के लिए हम क्या करते हैं, मिशन होता है हमारा, जैसे प्रॉफिटेबिलिटी को एनहांस करना और सोशल अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करना। उसके बाद उस मिशन को अचीव करने के लिए हमने छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव सेट किए होते हैं, और उन ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने के लिए हमने नीतियाँ बनाई होती हैं, स्ट्रैटेजीज बनाई होती हैं। और उन स्ट्रैटेजीज को जब हम बना लेते हैं तो उनको हम इम्प्लीमेंट करते हैं और एक्शन उसको एक्टिवेट करते हैं, मतलब स्ट्रैटेजी को, तो उसको एक्शन बोलेंगे। बेसिकली जो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी होती है एंटरप्राइज की, उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो प्रॉफिटेबिलिटी को जानना, उसको कंट्रोल करने के लिए हम अपने कुछ अकाउंटिंग टूल का यूज़ करते हैं। जैसे हमारा ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन हो गया, कई बार न्यूमेरिकल आ जाता है करने के लिए, तो आप इसको जो है सीधा फॉर्मूला याद रखिएगा। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन जो है रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाई रेवेन्यू करके हम निकालते हैं। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, बड़ी बार क्वेश्चन आ जाता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल, ये नेट इनकम डिवाइडेड बाय लॉन्ग टर्म डेट प्लस इक्विटी।
इससे जो है निकाला जाता है ओवरहेड रेशो। ओवरहेड रेशो में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को हम ऑपरेटिंग इनकम और इंटरेस्ट जो हमें इनकम हुई होती है उससे डिवाइड करते हैं। असेट टर्नओवर, टर्नओवर होता है जितनी हमें आय प्राप्त हुई है ना, तो टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय किससे, असेट्स से, टोटल असेट्स। तो उसके बाद एक जो हमारा एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑपरेशन ऑफ कॉस्ट एंड कंट्रोल सिस्टम की बात करें तो इसमें जो है सबसे पहले हमें अपना टारगेट सेट करना होता है। हम किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, ये क्वेश्चन ना बड़ी बार आता है। मार्केटिंग से भी यही स्टेप होते हैं, यहाँ पे भी यही स्टेप हैं कंट्रोलिंग के। कंट्रोल हम कैसे करते हैं, सबसे पहले तो हम एक स्टैंडर्ड फिक्स किया होता है। कई बार ये स्टेप अरेंज करने को आ जाते हैं कि इन स्टेप्स को आप जो है वो अरेंज करिए। जैसे आपको होगा कि उद्देश्य निर्धारित करना, फिर उसके बाद होगा स्टैंडर्ड जो है वो फिक्स करना है ना, फिर उसके बाद होगा एक्चुअल परफॉर्मेंस, फिर होगा डेविएशन, फिर होगा एक्शन टेकन, है ना। तो सबसे पहले हमारे पास एक स्टैंडर्ड होता है जिसको हम टारगेट कहते हैं, फिर हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेज़र करते हैं। एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेज़र करने के बाद इस परफॉर्मेंस को हम टारगेटेड परफॉर्मेंस के साथ जो है कंपेयर करते हैं कि हमें क्या टारगेट दिया गया था और हमने एक्चुअल में कितना परफॉर्म किया। फिर वो डिफरेंस हमारे पास आता है, उस डिफरेंस को हम एनालाइज करते हैं कि वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है। अगर वो नेगेटिव है तो हम उसमें करेक्टिव एक्शन लेते हैं, सुधारात्मक क्रिया हम लेते हैं। तो इन शॉर्ट हम यही चीज़ बोल सकते हैं कि जो बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप है वो एक क्रूशियल रोल प्ले करता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। इकोनॉमिक सिस्टम को ग्रो करने में बहुत हेल्प करता है, क्योंकि अगर हम लोग जो है इनिशिएटिव लेते हैं कुछ नया करने का और वो इनिशिएटिव जो है इफेक्टिव वे से हमारा इम्प्लीमेंट हो जाता है तो उससे हमारी सेल बढ़ती है। इवन दो हम अपने ही देश में जो है अपनी सर्विसेज को, उन यूनिक सर्विसेज को रेफर नहीं कर सकते, लेकिन जब हमारा बिजनेस जो है वो बड़े लेवल पे चला जाएगा तो अपने देश के साथ साथ हम फॉरेन में भी उन चीज़ों को लेके जा सकते हैं। जैसे आप देखो हमारे जो कुल्लुबी शॉल होते हैं, कुल्लुबी टोपी होती हैं, ये जो खादी वाले वस्त्र हैं, इनको फॉरेन में एक जो है प्रेस्टीज तरह से जो है वो माना जाता है, मतलब इनका ट्रेंड जो है वहाँ पे फॉलो हो रहा है। तो ये चीज़ें होती हैं। तो इसके बाद हम फीचर्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स की बात करें तो जो एंटरप्रेन्योरशिप है, जो पर्सन इनोवेटिव वे से किसी बिजनेस को स्टार्ट करता है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना जो है, वो दो तरह के पर्सन होते हैं। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं, एक जो है वो मस्त मौला टाइप रहते हैं। तो एक एंटरप्रेन्योरशिप वही बन सकता है, एंटरप्रेन्योर वही बन सकता है जो कि खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी को जानता हो, उसमें डिज़ायर हो कि मेरी क्या दायित्व है, मैंने क्या करना है। साथ ही साथ मॉडरेट रिस्क को बियर कर सके वो, और उसमें कॉन्फिडेंस हो, इमीडिएट फीडबैक को वो भांप सके। साथ ही साथ हाई लेवल की उसमें एनर्जी हो, एंथुएज्म हो, और वो फ्यूचर ओरिएंटेड हो, और स्पेसिफिक उसमें स्किल हो लोगों को ऑर्गेनाइज करने की, और वैल्यू अचीवमेंट ओवर मनी। उसके बाद हम बात करते हैं कि हु आर द एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर जो है वो कौन बन सकता है, जिसमें हाई लेवल का एंथुएज्म, जिसको हम एनर्जी बोलते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस हो, टॉलरेंस एंड एम्बिग्विटी हो, या सेल्फ रिलायंस, अपने ऊपर भरोसा हो। उसमें जो है हाई नीड फॉर अचीवमेंट, एक मतलब उसमें एक होता है जज्बा हो कि मैंने कुछ नया करना है, मैंने कुछ बड़ा बनना है। फ्लेक्सिबिलिटी हो, सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो फ्लेक्सिबल हो जाए। पैशन हो उसमें, और बेसिकली जो है वो इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल, अपने ऊपर भी कंट्रोल हो और दूसरों को भी वो कंट्रोल कर सके। वेरी इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर। तो ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ बिजनेस, बिजनेस के बेस पे एक होते हैं बिजनेस एंटरप्रेन्योर, जो कि उत्पादन से लेकर विक्रय तक की सारी क्रियाओं को खुद ही देखते हैं। ट्रेडिंग, जो कि सेल एंड परचेज का काम देखते हैं, मैन्युफैक्चरिंग नहीं देखते हैं। इंडस्ट्रियल, जो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग देखते हैं। कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर जो है वो पर्सन होते हैं जो बेसिकली जो है डेमोन्स्ट्रेट करते हैं इनोवेटिव स्किल को, ऑर्गेनाइज और मैनेज करते हैं, बाकी काम जो है वो दूसरों से लेते हैं। एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योर, जो एग्रीकल्चर के जो हमारे प्रोडक्ट होते हैं उनको जो है वो देखते हैं। और रिटेल एंटरप्रेन्योर, जो रिटेल से संबंधित एक्टिविटीज़ को इनोवेटिव वे से करते हैं। सर्विस एंटरप्रेन्योर, जो कि सर्विसेज जो है वो हमारी नए तरीके से देखते हैं। आप देखो ना कि अभी हिमाचल में आप अगर मैं बोलूँ बिलासपुर चले जाओ, या फिर आप जो है हमीरपुर चले जाओ, तो आपको क्या होगा वहाँ पे, अगर आपको कहीं अपनी डेस्टिनी पे ट्रैवल करना होगा तो आपको वहाँ पे जैसे ऑटो रिक्शा मिल सकता है, बड़ी हद बस से जाना पड़ेगा। लेकिन ऐसे ही आप गोवा चले जाओ या चंडीगढ़ चले जाओ तो वहाँ पे आपको जो है वो ई बाइक्स की सर्विस है, रेंट ई बाइक आपको मिल जाएगी कि आप अपना उधर एक आईडी और किराया फिल कर दो, पूरे दिन के लिए आपको गाड़ी जो है वो रेंट पे मिल जाएगी। तो वो क्या है, एक नई तरह की इनोवेटिव सर्विस है ना। तो
ये सर्विसेज में इनोवेशन होता है। एक होता है यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी के बेस पे हमारे एंटरप्रेन्योर, टेक्निकल एंटरप्रेन्योर जो अपना काम जो है न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके जो है वो करते हैं। नॉन टेक्निकल क्या करते हैं, नई तकनीक को नहीं अपनाते लेकिन स्ट्रैटेजीज में कुछ नया करते हैं। और प्रोफेशनल एंटरप्रेन्योर वो पर्सन होते हैं जो बस एस्टेब्लिश कर देते हैं बिजनेस को प्रोफेशनल वे से, बट वो इसको जो है मैनेज जो है वो दूसरे लोगों से करवाते हैं। मतलब मैं पैसा लगा देती हूँ और मैंने बिजनेस को मेंटेन करने के लिए, उसमें इनोवेशन करने के लिए प्रोफेशनल पर्सन रखे हैं। मोटिवेशन के अकॉर्डिंग जो है एक होता है प्योर एंटरप्रेन्योर जो खुद से, जिसकी अंतरात्मा बोलती है कि आपने कुछ नया करना है। एक होता है इंड्यूस्ड जिसको जो है किसी ने जो है इंड्यूस किया है, समझाया है, बुझाया है कि आप ये काम कर लीजिए, इस तरह से सोचिए, अगर आपके माइंड में कुछ नया आइडिया आता है तो आप उसको जो है वो करिए। मोटिवेटेड एंटरप्रेन्योर जिसको जो है सेल्फ फुलफिलमेंट, किसी ज़रूरत को पूरा करने के लिए मोटिवेट होता है कि नहीं मुझे अब कुछ करना ही पड़ेगा, तो रीज़न क्या होता है, उसकी कोई नेसेसिटी होती है उसके पीछे। एंड स्पॉन्टेनियस जो एंटरप्रेन्योर होता है वो होते हैं जो इनबॉर्न होते हैं। कुछ ऐसे पर्सन भी होते हैं जिनमें मतलब इनबॉर्न ही जन्म से ही कुछ स्किल्स होती हैं कुछ नया करने की। अकॉर्डिंग टू एरिया अर्बन और रूरल, ये आप समझ गए होंगे। एज और जेंडर के बेस पे मैन वुमेन हो गया। सेल ऑफ ऑपरेशन के बेस पे कुछ स्मॉल स्केल पे जो है वो काम करते हैं, कुछ लार्ज स्केल पे करते हैं। उसके बाद जो है एंटरप्रेन्योर्स की ये इंपॉर्टेंट है, इनको आप देख लेना ना, इनको मैं बता देती हूँ, इनको आप चाहे वन लाइनर नोट्स में भी लिख लेना क्योंकि बाकी में हम कर लेते हैं, उनके वर्ड से ही पता लग जाता है कि एंटरप्रेन्योरशिप का क्या मतलब, यहाँ इस एंटरप्रेन्योर का क्या मतलब होगा, कौन सा एंटरप्रेन्योर ये होगा, ये वाले आप रख लेना याद। इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर, क्लासिफिकेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर्स में मेन है ये। इनोवेटिव कौन सा होता है, जो नए तरीके से अपने प्रोडक्शन को न्यू मार्केट में लॉन्च करता है, नए काइंड का प्रोडक्ट न्यू मार्केट में उसने जो है वो लॉन्च किया। इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर कौन होता है, मतलब सामने वाला जो है किसी और पर्सन ने इनोवेशन जो है वो किसी वस्तु के उत्पादन में या सर्विस के उत्पादन में किया है, मैं भी उसको कॉपी करके अपने प्रोडक्ट में वो चीज़ जो है वो लॉन्च कर रही हूँ। जैसे मैं आपको बर्तन बार का एग्जांपल दूं कि बीम वालों ने क्या किया कि अपना लिक्विड बर्तन बार जो है वो स्टार्ट कर दिया, तो एक्सपर्ट वालों ने देखा कि उनका लिक्विड आ गया, तो एक्सपर्ट वालों ने भी लिक्विड जो है अपना बर्तन बार देना शुरू कर दिया, तो उसको हम बोलेंगे इमिटेटिंग, कॉपी करके। फैबियन होता है जो बेसिकली इनोवेशन को लाता है अपने बिजनेस में, लेकिन उस इनोवेशन को प्रॉपर वे से, उसके कारण प्रभाव को जो है वो देख के। फैबियन एंटरप्रेन्योर वो एंटरप्रेन्योर होता है जो कि स्टार्टिंग से बताना मैम, क्लासिफिकेशन स्टार्टिंग से ना, आपके बात चली गई थी। ओके ओके। मैम पहले आवाज ही नहीं आई जो आपने कुछ भी बोला। मैम कहाँ जैसे से नहीं आई, मोटिवेटेड से करवा रहे थे कुछ। ओके इस स्मॉल स्केल एंटरप्राइज, लार्ज स्केल एंटरप्राइज तक आई। जी जी हाँ, स्मॉल स्केल जो स्मॉल स्केल पे जो है अपना एंटरप्राइज लेके चल रहे हैं, जो लार्ज स्केल पे बड़े स्तर पे जो है अपनी एक्टिविटीज़ को पूरा करते हैं। इसमें एक चीज़ है क्लासिफिकेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, ये जो है ना आगे वाले चार, ये आप जो है इनको वन लाइनर नोट्स में लिख लेना, ये इम्पॉर्टेंट है। इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर, इनोवेटिव कौन सा होता है, मतलब जो अपने किसी नए प्रोडक्ट को नए मार्केट में लॉन्च करता है। और जो हमारा इमिटेटिव है, इमिटेटिव क्या होता है कि किसी को कॉपी किया, किसी ने इनोवेशन किया था ना, उसने उसके इनोवेशन को देख के उसी तरह का सेम इनोवेशन अपने बिजनेस में कर लिया। जिसमें एग्जांपल दे रही थी कि हमारा जो है वो, हम बात करते हैं बेसिकली अगर हम बोलें तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं, मैं आपको रिन का एग्जांपल दे रही थी कि रिन वालों ने क्या किया, या हम बीम वालों ने क्या किया कि अपना जो है वो एक लिक्विड जो है वो बर्तन बार लॉन्च कर दिया। तो उनको देखा एक्सपर्ट वालों ने कि उन्होंने अपना लिक्विड बर्तन बार लॉन्च कर दिया है, तो एक्सपर्ट वालों ने क्या किया, उनको देख के उनको कॉपी करके जो है अपना बर्तन बार जो है वो लिक्विड फॉर्म में भी लॉन्च कर दिया। पहले उनका एक जो है सोप जो पीस में रहता था, अभी बर्तन बार पीस में रहता था, अभी इन्होंने लिक्विड फॉर्म में लॉन्च कर दिया, तो इसको हम बोलेंगे इमिटेटिव। इसमें क्या किया इन्होंने, नकल की। उसके बाद हमारा आता है फैबियन।
फैबियन इम्पॉर्टेंट है। फैबियन में क्या होता है कि जो पर्सन है, जो एंटरप्रेन्योर है ना, वो इनोवेशन को लागू तो करेगा, उसका एग्जिस्टिंग बिजनेस होता है, उस बिजनेस में उस नए चेंज को इम्प्लीमेंट तो करेगा, लेकिन इम्प्लीमेंट करने से पहले वो बहुत ही मतलब सीरियस तरीके से, ग्रेट काउशन, बहुत ही गहरी समझदारी के साथ जो है एक्सपेरिमेंट करता है कि हाँ इस तरह से जो है चीज़ को लॉन्च किया जा सकता है या नहीं, उसके बाद वो इंट्रोड्यूस करता है। उसके बाद आता है ड्रोन एंटरप्रेन्योर। सो ड्रोन एंटरप्रेन्योर की अगर हम बात करें, आपने सुना है ड्रोन वर्ड पहले? मैम दोबारा से बताना इसको। कौन सा मैम? ये फैबियन, फैबियन एंटरप्रेन्योर मैम। यस मैम। ओके मैम, फैबियन एंटरप्रेन्योर वो होता है ना कि जो क्या करता है, उसका एग्जिस्टिंग बिजनेस चल रहा होता है, उस बिजनेस में इनोवेशन को जब वो लॉन्च करने की बात सोचता है, तो बिफोर लॉन्चिंग उस इनोवेशन को जो है बहुत ही गहनता के साथ एक्सपेरिमेंट करके, और फिर जो है इस बात की अश्योरेंस के साथ कि हाँ ये एक्सपेरिमेंट जो है वो मेरे बिजनेस में सही रहेगा, उसके बाद जो है वो उसको लॉन्च करता है। क्योंकि उसमें डर रहता है, फोबिया रहता है उसमें एक ना, कि पता नहीं मेरे बिजनेस की ऑलरेडी इतनी रेपुटेशन है, वो कहीं ख़राब ना हो जाए इस इनोवेशन को लॉन्च करके। तो वो बहुत समझदारी के साथ जो है चीज़ों को समझने के बाद फिर उनको जो है वो लॉन्च करता है इनोवेटिव तरीके से। ड्रोन एंटरप्रेन्योर की हम बात कर रहे हैं, तो ड्रोन एंटरप्रेन्योर में बेसिकली जो है एक पर्सन होता है जो ट्रेडिशनल मेथड्स एंड रेसिस्ट करता है टू अडॉप्ट द न्यू टेक्नोलॉजीज। प्रेफर करता है वो कि उसका जो पहले से ही कंफर्ट जोन में जो बिज़नेस चल रहा है, उस बिज़नेस को ही वो एज इट इज़ करता रहेगा। फिर क्या होता है कि मजबूरी में उसको जो जैसे कुछ हमारा जैसे हम बोलते हैं कि कॉस्ट को कम करने के कारण, या मतलब ऐसा नहीं होता उसके माइंड में कि मैंने अपने बिजनेस में कुछ इनोवेशन लाना है, वो किसी नई चीज़ को इसलिए ऐड करेगा कि उसको लगेगा कि इससे मेरी कॉस्ट कम हो जाएगी। फेमस होना, क्रिएटिविटी लाना, वो उसके माइंड में होता ही नहीं है। उसके माइंड में ये होता है कि मेरी कॉस्ट जो है वो रिलेटिवली कम हो जाए, मुझे फ़ायदा हो जाए, इस चीज़ को वो ध्यान में रखता है। क्लियर हुआ मैम आपको? ये सबको क्लियर हुआ? ये इंपॉर्टेंट है चारों ना इसमें एंटरप्रेन्योर में। मैम इनोवेटिंग वाला बताना एक बार। इनोवेटिव मैम सिंपल है, उसमें वो नए मार्केट में नए प्रोडक्ट को लॉन्च करता है। ओके मैम। इसके बाद आता है हमारे पास एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप की थेरीज़ की बात करते हैं। एक होती है इकोनॉमिक थेरी। जब भी हम एंटरप्राइज की बात करते हैं तो इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का पर्पस हमारा होता है कि इकोनॉमी भी हमारी ग्रो करे, हम भी ग्रो करें और इकोनॉमी भी ग्रो करे। साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट, हमारी साइकोलॉजी होती है कि हमने फेमस होना है, सबसे ऊपर रुतबा जो है हमने प्राप्त करना है। और सोशोलॉजिकल अप्रोच होती है हमारी एंटरप्रेन्योरशिप की, जिसमें हम क्या करते हैं, अपनी सोसाइटी को जो है प्रेफरेंस पे रखते हैं कि सोसाइटी के लिए हमने जो है कुछ नया करना है, सोसाइटी में एडवांसमेंट लानी है। जैसे आपने देखा होगा कि मास्क का चला था ट्रेंड कोविड में, तो सूट के साथ मैचिंग मास्क आना शुरू हो गए। फिर मैं आपको स्कूल का एग्जांपल दे रही थी कि बच्चों की वाटर बॉटल हमारे टाइम में कैसी होती थी, आजकल कैसी हैं, आने वाले टाइम में कैसी होंगी, तो ये चीज़ें इसमें हैं। इसके बाद जो है बैरियर्स, एंटरप्रेन्योरशिप में अगर हम बैरियर्स की बातें करें तो लैक ऑफ वायबल कॉन्सेप्ट, जो हम कॉन्सेप्ट सोच रहे हैं उसको धरातल पे उतारना मुश्किल होता है और इसमें हमें दिक्कत आती है। दूसरा जो है मार्केट की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं एक जो है कैबिन में बैठ के सोच तो सकती हूँ कि ऐसा ऐसा किया जा सकता है, लेकिन क्या मार्केट में उस तरह के प्रोडक्ट की डिमांड है या नहीं, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। टेक्निकल स्किल, हम सोच सकते हैं लेकिन उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के लिए टेक्निकल स्किल्स जो है ज़रूरी नहीं है कि हम में होगी। दूसरा, मैंने सोचा कि मैं इतना बड़ा बिज़नेस शुरू करूँगी, लेकिन उस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए पैसा भी तो चाहिए, कैपिटल भी तो चाहिए। दूसरा, बिज़नेस नो हाउ। क्रिएटिविटी और बिज़नेस को चलाना थोड़ा-सा अलग कॉन्सेप्ट है, मतलब कुछ नया सोचना दैट इज़ ओके, उसको हम सोच सकते हैं, विचार हमारे जो हैं उनको वो हमारी पकड़ में नहीं होते हैं। लेकिन जब हमने कोई बिज़नेस करना है तो बिज़नेस में बहुत से तरीके होते हैं, किस तरह से कस्टमर से पैसा निकालना है, किस तरह से जो है सेल को मेंटेन करना है, डिलीवरी को कैसे हमने हैंडल करना है, ये चीज़ें होती हैं। तो बिज़नेस की नॉलेज होना भी एक जो है बैरियर है, अगर ये नहीं है तो एंटरप्रेन्योरशिप हम प्रॉपर तरीके से हैंडल नहीं कर पाएँगे। और उसके बाद टाइम की प्रेजेंस और डिस्ट्रैक्शंस, क्योंकि बिजनेस में जो है अप्स एंड डाउन आते हैं, तो उनमें हम किस तरह से खुद को संभाल पाते हैं, ये चीज़ बड़ी होती है। उसके बाद लीगल कॉन्स्ट्रेंट्स हैं एंड रेगुलेशंस हैं।
ये इसमें आते हैं। तो कई बार जो है क्या होता है कि हमारी जो लीगल बेसिकली जो हमारे कॉन्स्ट्रेंट्स होते हैं वो भी हमें जो है वो यहाँ पे रोकते हैं बिज़नेस को करने के लिए। जैसे कई बार लाइसेंस जो है वो प्रेफर कर दिया जाता है, मान्यता लेनी चाहिए एंड ऑल ये चीज़ें। अगर हम एक एंटरप्रेन्योरियल प्रोसेस में जा रहे हैं तो उसमें हमारे पास क्या जो स्टेप्स रहते हैं, डिस्कवरी, कुछ नया सोचना, फिर उस कॉन्सेप्ट को डेवलप करना कि हम ये नया कैसे कर सकते हैं, उसके बाद उस सोच को डेवलप करने के बाद उसको पूरा करने के लिए रिसोर्सेज इकट्ठा करना। रिसोर्सेज जब हमारे पास आ गए, ह्यूमन रिसोर्स आ गए, फाइनेंशियल रिसोर्स आ गया, ठीक है, तो उसको फिर जो है हमने एक्चुअल प्रोसेस में लॉन्च कर देना। और लॉन्च करने के बाद हार्वेस्टिंग, मैम बोल ही रहे थे एक दिन की कटाई का काम पड़ने वाला है, तो यहाँ पे क्या काहे की हार्वेस्टिंग होगी, इनकम की, फिर वो प्राप्त करना हमने। फिर उसके बाद जो है हम बात करते हैं एंटरप्रेन्योर। तो ये इसलिए मैंने यहाँ पे वर्ड लिया है कि इसमें एंटर जो प्रन्योर है वो बेसिकली शब्द जो है एंटरप्री प्रेंडर एंटरप्रीडेंट सॉरी एंटरप्री डर्ज से लिया गया है। और एक जो है फ्रेंच वर्ड है ये, और इसका मतलब होता है बिटवीन टेकर या फिर गो बिटवीन या टू अंडरटेक। इसके बाद जो है एंटरप्रेन्योरशिप की हम डेवलपमेंट की बात करें तो 2008 से नेशनल जो नॉलेज कमीशन है, KNC, नेशनल नॉलेज कमीशन ऑफ इंडिया ने जो है प्रोफेशनली जो है एंटरप्रेन्योरशिप को डिस्क्राइब करने के लिए जो है वो स्टेप्स लिए थे। और इसमें इन्होंने जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के तौर पे इसको जो है वो डेवलप किया था। इसमें अगर हम बात करें तो एंटरप्रेन्योर के लिए बोला गया था कि उसकी क्या क्या फीचर्स होनी चाहिए, हार्ड वर्क होना चाहिए, हाई अचीवमेंट का पैशन उसमें होना चाहिए, ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, इंडिपेंडेंस होनी चाहिए उसमें, फॉरसाइट, आगे की सोच रखने वाला होना चाहिए, गुड ऑर्गेनाइजर होना चाहिए, इनोवेटिव होना चाहिए और नेवर गिव अप वाला उसका एटीट्यूड होना चाहिए, एक टीम स्ट्रिप उसमें होनी चाहिए, सबको साथ लेकर काम करने की भावना। मैनेज जो हमारे फंक्शंस हैं एंटरप्रेन्योर्स के वो कौन कौन से हैं, वो मैनेजरियल, प्रमोशनल और कमर्शियल फंक्शंस को जो है वो पूरा करता है। अब हम मैनेजरियल फंक्शंस की बात करें तो उसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग और डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ठीक है, याद भी रखना ये हमारे मैनेजरियल फंक्शंस हैं। OB, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में पहले ही उसमें कौन कौन, इनमें से कौन सा मैनेजरियल फंक्शन नहीं है, तो है ना। तो उसके बाद ये प्रमोशनल फंक्शन जो है वो हमारे आते हैं। प्रमोशनल फंक्शंस में ये बेसिकली बेस्ट आइडिया को सिलेक्ट करते हैं, उसको उसके ऊपर प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हैं, उस रिपोर्ट को जो है धरातल पे उतारने के लिए रिसोर्सेज को इकट्ठा करते हैं, कितना फाइनेंस चाहिए, कैसे वो सिक्योरिटीज़ के द्वारा या लोन के द्वारा फंड इकट्ठा किया जाएगा, उसके बारे में सोचते हैं। कमर्शियल फंक्शन में फिर ये जो है जब काम शुरू हो जाता है तो प्रोडक्शन करना, निर्माण करना, उसकी मार्केटिंग करना, ये आता है। और इसमें कमर्शियल फंक्शन में ये अकाउंटिंग से संबंधित काम भी करते हैं। एक होता है प्रोडक्शन के संबंधी, दूसरा मार्केटिंग और तीसरा होता है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना, क्लासीफाई करना, समराइज करना, उनकी जो है फाइनल अकाउंट बनाना और डाटा को इंटरप्रेट करना। उसके बाद हम बात करते हैं कि एक तरह से ना लीडर और एंटरप्रेन्योर के बीच में डिफरेंस बताया गया है। तो जो लीडर होता है ना वो पर्सन होता है जिसको दूसरों के द्वारा फॉलो किया जाता है। और उसको क्यों फॉलो किया जाता है, क्योंकि उसमें कुछ कुछ जो है अलग बात होती है, क्रिएटिविटी होती है, लोग उसको फॉलो करना चाहते हैं। तो एंटरप्रेन्योर थोड़ा सा वाइड कॉन्सेप्ट हो जाता है। इसमें एंटरप्रेन्योर्स जो है वो दूसरों को अपने इनोवेटिव तरीके से जो है वो अफेक्ट तो करता ही है, साथ ही अपने बिजनेस को भी ऑर्गेनाइज करता है। तो अगर हम बात करें तो एक जो एंटरप्रेन्योर्स है उसमें एक लीडर की क्वालिटी होना बहुत ज़रूरी है। लीडर जो है वो ज़रूरी नहीं है कि एंटरप्रेन्योर होगा ही होगा, लीडर जो है पॉलिटिकल भी हो सकता है, किसी अन्य फील्ड में भी हो सकता है, लेकिन एक एंटरप्रेन्योर जो है उसमें नेसेसिटी है कि उसमें लीडर की क्वालिटी होनी चाहिए। कैस कौन कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए उसमें लीडर की, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, उसको जो है ह्यूमन रिलेशन बनाने के लिए एक्सपर्ट होना चाहिए वो, और उसमें फादर फिगर होनी चाहिए। फादर फिगर मतलब हु इज़ फॉलोड बाय अदर, और ऑलवेज जो है वो ओपन माइंडेड होना चाहिए, और चेंज जैसे भी कोई रिक्वायर्ड हो तो उसके लिए वो मतलब सीधे हाँ कहे, आनाकानी ना करे। साथ ही साथ एक मॉडल के रूप में, एक आदर्श के रूप में वो अपने एम्प्लॉयज़ के लिए काम करे। लीडरशिप आपको पता ही है, एक लीडर की जो क्वालिटी होती है उसको हम लीडरशिप कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, हमने पढ़ भी लिया है, टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर लीडरशिप। तो लीडरशिप की ही टाइप्स हैं ये। लेजी फेयर लीडरशिप, जिसमें जो है जो लीडर होता है वो बेसिकली जो है वो डायरेक्ट सुपरविजन
रहता है एम्प्लॉयज़ का, और रेगुलर बेसिस पे जो है वो सुपरविज़न नहीं करता है, कभी-कभार मतलब थोड़ा सुस्त रहता है वो। ऑटोक्रेटिक में क्या होता है कि आई एम द बॉस, मैं बॉस हूँ, मैंने जो बोल दिया आपको वही करना है। थोड़ा-सा मतलब एक नकारात्मक रवैया वो रखते हैं कि हमने जो बोला एम्प्लॉयज़ को वो करना है, दैट्स इट। पार्टिसिपेटिव में थोड़ा डेमोक्रेटिव नेचर रहता है। इसमें हम जो लीडर होता है वो अपने जो उसके अनुयायी होते हैं, फॉलोअर्स होते हैं, या हम बोल सकते हैं कि जो उनके एम्प्लॉइज़ होते हैं उनके अंडर, तो उनको जो है उनसे वो सलाह मशवरा करते हैं। एक होते हैं हमारे ट्रांज़ैक्शनल लीडर्स, ये नया है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। ये बेसिकली जो कुछ कामों को जो है वो इस तरह से पूरा करवाता है कि एक टारगेट दे देंगे कि ये काम आपने कर लिया, ये चीज़ आपने अचीव कर ली तो आपको इंक्रीमेंट, इंसेंटिव, अगर नहीं की तो आपको जो है पनिशमेंट मिलेगी। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप, इसमें जो है बेसिकली जो पर्सन होता है वो हाई लेवल ऑफ कम्युनिकेशन उसका होता है। उस पर्टिकुलर लीडर का कम्युनिकेशन इतना स्ट्रांग होता है कि वो दूसरों को जो है अपने अकॉर्डिंग जो उनसे करवाना चाहता है ना, उसके अकॉर्डिंग उनकी सोच को ढाल देता है। उसके बाद हमारा एंटरप्रेन्योर्स एंड लीडर्स जो है, बेसिकली एक एंटरप्रेन्योर में लीडरशिप की क्वालिटी होना बहुत ज़रूरी है। और बॉस और लीडर, तो ये आपको पता है, ये बॉस बोलता है आई और लीडर बोलता है वी, तो इस डिफरेंस को आप देख भी लीजिएगा, इनकी सिमिलरिटीज़ और एक एंटरप्रेन्योर, मैनेजर और लीडर के बीच में डिफरेंस। यहाँ तक क्लियर हुआ आपको? यस मैम। ओके। रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर्स इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात आती है, तो रोल की बात करें तो एक कोऑर्डिनेटिंग रोल ये निभाते हैं, एजेंट की भूमिका भी निभाते हैं, कुछ नया करना, ठीक है, साथ ही साथ रिस्क को अज्यूम करके भी चलते हैं, और एक इमिटेटिंग रोल इनका रहता है। कई बार जो है एक एंटरप्रेन्योर दूसरे एंटरप्रेन्योर को कॉपी भी करता है कि वो चीज़ें कैसे कर रहा है। जैसे आप देखते हो आजकल पिज़्ज़ा हट है, फिर जो है पिज़्ज़ा स्टोरी है, तो किचन किंग है, इस तरह से क्या है, तो चीज़ें वही हैं, थोड़ा-सा कॉपी भी है, थोड़ी-सी अलग चीज़ भी है। मतलब थोड़ा बहुत जो है अलग है, बाकी चीज़ें तो सेम वैसे ही हैं, ऑर्गेनाइज़ेशन तो वैसे ही है। बैलेंसिंग रोल और स्टेटस को ये जो है ट्रांसफॉर्मेशन भी करते हैं इसमें, और साथ ही साथ ये जो है एम्प्लॉयमेंट को जनरेट भी करते हैं, और एक्सपोर्ट को प्रमोट भी करते हैं, क्योंकि जो बेसिकली हमारा ऑर्गेनाइजेशन हाई लेवल पे चला जाता है वो फिर एक्सपोर्ट को प्रमोट करने लग जाता है, मतलब एक्सपोर्ट की तरफ भी वो जाते हैं। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में बहुत सी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर हम इनोवेटिव वे से किसी भी काम में जो है इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इंडिया ने जो है, मतलब ऐसा नहीं है कि हम इंडियंस के लिए ही इंडिया में अपॉर्चुनिटीज़ है, फॉरेनर्स के लिए भी इंडिया में बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ ओपन कर दी गई हैं। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की वजह से ये अपॉर्चुनिटीज़ बहुत बढ़ गई हैं। जैसे आप देख रहे हो कि कितने टाइम से हमारे जो प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, वो जो है वो हमारा स्टार्टअप इंडिया जो है उसको बहुत बूस्टअप उन्होंने किया है, और वो बोलते हैं कि जो हमारा युवा है वो नौकरियां क्रिएट करे, नौकरी ना मांगे, नौकरियां क्रिएट करे, इसके लिए जो है पॉलिटिकल सिनेरियो इन्होंने ऐसा बना दिया है। दूसरी बात है एफडीआई इनवाइटेड, एफडीआई के लिए जो है वो ओपन कॉल की गई है। आप देख सकते हो कि बहुत से सेक्टर्स में 100% तक इन्वेस्टमेंट जो है वो अलाउ कर दी है। साथ ही साथ पॉलिसीज़ सेंटर और स्टेट के बीच में कोई फ़र्क नहीं रखा है। अगर कोई एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट चाहता है, कोई इन्वेस्टमेंट चाहता है, तो उनको बहुत से रिबेट्स हैं। मतलब सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट की इतनी कोई एक तरह से आशीर्वाद ही रहेगा, रिस्ट्रिक्शंस कभी नहीं रहेगी कि पहले सेंटर से परमिशन लो, फिर स्टेट से परमिशन लो, ऐसा कुछ नहीं है। साथ ही साथ बात करें तो जो हमारा 12th 5 ईयर प्लान था ना, उसमें गवर्नमेंट ने बोला था कि हमने जो है अपने टारगेट किया था इन्होंने यूएस $1 ट्रिलियन इन्वेस्टमेंट का, कि इंफ्रास्ट्रक्चर में इतनी डेवलपमेंट करवानी है। और अभी भी हम बात करें तो हमारा जो है कंज्यूमर मार्केट को वर्ल्ड की लार्जेस्ट कंज्यूमर मार्केट 2025 तक बनाने का टारगेट है। और अगर हम बात करें, ये चीज़ मैंने आपको बता भी दी, हम ये चीज़ कैसे कर सकते हैं, हम एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट को कैसे जो है हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि हमारी जो पॉपुलेशन है ना, 65% ऑफ पॉपुलेशन जो है वो हमारी वर्किंग एज ग्रुप में है, जिसको हम बोलते हैं ना युवा है हमारे पास। तो ये सबसे बड़ी हमारे पास जो है एक अपॉर्चुनिटी है, और टारगेट भी रखा है कि आने वाले टाइम में जो है आई थिंक 2030, अगर आपको एग्जैक्ट याद होगा आप इसको देख लेना, कि हमारी जो इकोनॉमी है वो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी जो है वो बन जाएगी। इसके बाद वेरियस सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट ने भी खुद की है। तो गवर्नमेंट ने जैसे मैम ऑटोमोबाइल, ये 5वीं बन तो गई है, बन गई है मैम 5वीं।
5th बन गई है ना सर, है ना? हाँ, तो सर मैं इसमें ना मेरे को एग्ज़ैक्ट याद नहीं आ रहा था प्रीवियस डाटा के बेस पे, सो आप इसको देख मैम लें। फिफ्थ बन गई है मैम, क्वेश्चन आया था एग्जाम में, कौन सी हमारी फिफ्थ है मैम ये। ओके, ओके, ठीक है। तो ये टारगेट भी था इनका ना, तो वो जो है देखो टारगेट अचीव्ड ही है एक तरह से। एफडीआई के इनफ्लो को इन्होंने बढ़ाया, आपको पता ही है कि बहुत से सेक्टर्स में जो है वो इन्वेस्टमेंट की परसेंटेज को इंक्रीज़ किया गया है। सर्विस सेक्टर की अगर हम बात करें तो ये भी क्वेश्चन आता है कि हमारा जो जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन है वो सबसे ज़्यादा टेरिटरी सेक्टर का ही होता है, तो सर्विस सेक्टर को भी इतना जो है इन्होंने ग्रो कर दिया है। सर्विस सेक्टर में एडवांसमेंट कैसे आती है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट ही इनोवेशन है। तो सेक्टर्स फॉर इन्वेस्टमेंट, अगर इंडिया में कोई एफडीआई करना चाहता है तो उसके लिए कौन कौन से सेक्टर्स हैं? इंडिया में ऑटोमोबाइल सेक्टर हो गया, बायोटेक्नोलॉजी हो गया, रेलवे हो गया, केमिकल, सिविल एविएशन, डिफेंस हो गया, पोर्ट्स हो गया, ठीक है, और रोड हाईवे, हमारा जो है वो कंस्ट्रक्शन हो गया, जेम्स ज्वेलरी, हेल्थ केयर, इंडस्ट्री हो गया, एजुकेशन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, स्टील, टेलीकम्युनिकेशन, टूरिज्म, हॉस्पिटलिटी, लेदर हो गया, ठीक है। तो ये फार्मास्यूटिकल हो गया, है ना, टेक्सटाइल हो गया, ये बहुत से सेक्टर हैं मतलब आप ये बोलो कि डिफेंस को छोड़ के ऑलमोस्ट जो है वो सभी सेक्टर्स में जो है वो अलाउ कर दिया है इन्वेस्टमेंट के लिए। अब एफडीआई जो में जो फॉरेनर हैं वो कौन से सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो उनकी चॉइस रहती है। इसके बाद जो है अगर हम बात करें तो इसमें ईजी प्रोसीजर कर दिया गया है, टैक्स के एडवांस रूल बना दिए गए हैं, और कॉन्ट्रैक्ट की बात कर दी गई है कि ऐसा नहीं है कि भरोसा बने रहे, तो कॉन्ट्रैक्ट भी इसमें बोला गया है। और मैक्सिमम जो हमारे सेक्टर्स हैं उनमें जो है 51% तक या 100% तक जो है वो इन्वेस्टमेंट की कैप्स जो हैं वो ओपन कर दी गई हैं। साथ ही साथ जो करप्शंस हैं, रेड टेप हैं, उनको कम किया गया है। उनके लिए क्या है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट कब 2005 में लॉन्च किया गया है, हमने पढ़ लिया है इसको, गवर्नमेंट ने इसीलिए लॉन्च किया है कि करप्शन ना हो, ट्रांसपेरेंसी बनी रहे बिजनेस में। मोड ऑफ एंट्री की बात करें तो हम एफडीआई में कैसे जो है वो एंट्री कर सकते हैं, ऑलरेडी मैंने ये आपसे डिस्कस किया हुआ है बिजनेस एनवायरनमेंट में, तो इस पे तो मैं नहीं जाऊंगी। बाकी जो है स्ट्रैटेजी एट एंट्री लेवल के लिए जो है बहुत सी स्ट्रैटेजी हैं, जॉइंट वेंचर में शेयर होल्डर एग्रीमेंट हो सकता है, रेंट एग्रीमेंट हम बना सकते हैं, लीज एग्रीमेंट बना सकते हैं, जिसमें हम इन्वेस्टमेंट की तरफ जो है वो बूस्ट अप हो जाते हैं। एक इन्वेस्टमेंट इन नॉर्थ ईस्ट की बात है तो नॉर्थ ईस्ट में भी बहुत सी इन्वेस्टमेंट्स हमारी हुई हैं। अरुणाचल प्रदेश की हम बात करें तो इसमें रोड के कंस्ट्रक्शन और त्रान अरुणाचल हाईवे हो गया, तो बेसिकली 2 लेन एनएच हो गए। और अगर हम बात करें कि जो हमारे रेलवे प्रोजेक्ट हैं, जो मेजर जो रेलवे प्रोजेक्ट हैं जो प्रपोज्ड हैं, एक्चुअली ये ओल्ड डाटा है यहाँ पे ना 2017-18 तक का, तो 2012-13 में जो है वो इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किया गया था असम में। और उसके बाद जो है रेल लाइन, और एक जो है ब्रह्मपुत्रा रिवर के को जो है वो रेल के साथ कनेक्टिविटी देने की बात की गई थी। त्रिपुरा में 14 किलोमीटर का एक जो है गेज जो होता है ना कि नैरो गेज है ना, ब्रॉड गेज, तो ये इन्होंने बताया नहीं है यहाँ पे कि नैरो था कि ब्रॉड गेज था, बट एक गेज रेलवे बिटवीन अगरतला अगरतला है त्रिपुरा, है ना, और बांग्लादेश के बीच में बनाने की बात की थी। टेलीकॉम की बात करें तो सितंबर 2014 में हमारा यूनियन कैबिनेट में जो है प्राइम मिनिस्टर ने अप्रूवल दिया था कि हमारा जो टेलीकॉम डेवलपमेंट है उसके लिए नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में जो है वो प्रपोज किया था। उन्होंने खर्चा कितना 5336.18 करोड़ का। एयरपोर्ट की बात की गई थी कि ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जो है वो लॉन्च करने हैं। साउथ अफ्रीका की बात करें तो आंध्र प्रदेश में मेट्रो रेल प्रोजेक्ट दिए गए। उसके बाद जो है हम इसी तरह से और भी प्रोजेक्ट दिए गए, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने वहाँ पे फैसिलिटीज़ जो है वो लॉन्च की। उसके बाद कर्नाटका की बात करें तो कर्नाटका में भी हमारा जो है वो प्लान जो है, जैसे एक्सीलेंस फॉर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था, और स्टील प्लांट जो है वहाँ पे 9,912 करोड़ की कॉस्ट का लॉन्च किया गया था। और रोड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट उसके लिए 700 करोड़ का जो है वो यहाँ पे प्रपोजल दिया गया था। और स्मार्ट सिटीज़ बनानी थी कर्नाटका में, तो ये सिटीज़ आप दे सकते हो, बिधार हो गया, है ना, बीजापुर हो गया, बदामी हो गया, तो एटसेट्रा। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है वो डेवलप किए गए थे। और बात करें तो गवर्नमेंट ने एक अप्रूवल दिया था 14,574 करोड़ का ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट एट नवी मुंबई में। नागपुर मेट्रो रेल, इसके लिए 8,000 करोड़ का जो है वो फंड दिया गया था। और मेट्रो रेल प्रोजेक्ट जो है 50 किलोमीटर मोनो रेल प्रोजेक्ट इज आल्सो प्रपोज्ड।
उसके बाद तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ भी इन्वेस्टमेंट के लिए जो है मदुराई टूटीकोरियन जो है, और कोयम्बटूर की बात करें तो यहाँ के लिए जो है इन्होंने बेसिकली कॉरिडोर, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोजेक्ट दिए थे। और साथ ही साथ जो है अगर हम बात करें तो पाइपलाइन मोड से भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की गई थी। केरला की बात करें तो केरला में गैस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट 2000 करोड़ इसमें जो है वो इन्वेस्टमेंट दी गई थी। और उसके बाद अगर हम बात करें इसी तरह से कोची मेट्रो रेल प्रोजेक्ट हो गया, और इन्वेस्टमेंट इन नॉर्थ इंडिया में ही न्यू दिल्ली में जो है इंडस्ट्रियल पार्क, मेट्रो प्रोजेक्ट, रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम और रोड्स। उत्तराखंड की बात करें तो हाइड्रो प्रोजेक्ट इन ये जो है रीइनोवेशन मॉडर्नाइजेशन एंड अपग्रेडेशन के लिए जो है 1367 है ना 1367 करोड़ दिए गए थे। सिविल इंफॉर्मेशन के लिए सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 5000 करोड़, सोलर पावर है ना इसके लिए पैसा दिया गया था, एंड रोपवे के लिए 1000 करोड़। और पंजाब में जो है एग्रो फूड प्रोसेसिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अर्बन डेवलपमेंट और बायो साइंस एंड हेल्थ केयर प्रोजेक्ट पे फोकस किया गया था। इसके लिए पैसे कितने दिए गए थे वो भी मैंने इसमें जो है आप देख लीजिए मेंशन किए हुए हैं। हरियाणा में भी जो है वो जैसे ग्लोबल सिटी एट गुड़गांव है ना, ये चीज़ें बोली गई थी। यूपी की हम बात करें तो सोलर पावर के लिए 150 करोड़, लेदर पार्क, प्लास्टिक सिटी और यह है ना, और उसके बाद हम बात करें तो हाईटेक इंडस्ट्रियल टाउनशिप प्रोजेक्ट के लिए जो है वो 2600 करोड़ दिया गया था। इसके बाद हम बात करते हैं कि नरेंद्र मोदी ने जी ने हमारे अनाउंस किया था 1 अगस्त 2015 को नेशनल फ्लैगशिप इनिशिएटिव इन्होंने लिया था, और इसमें इन्होंने स्टार्टअप को जो है वो लॉन्च किया था कि स्टार्टअप से जो है हम जो है जॉब सीकर्स के लिए जो है रोज़गार क्रिएट करेंगे। मतलब इन्होंने बोला था कि हमें क्या करना है, हमें अ कंट्री ऑफ जॉब क्रिएटर इंस्टीड ऑफ जॉब सीकर। स्टार्टअप में इन्होंने ये जो है अपना एक तरह से मोटो लिया था कि उद्देश्य क्या था कि हमने नौकरी प्रदान करने वाला देश बनाना है, ना कि नौकरी के लिए नौकरी मांगने वाला देश बनाना है। तो स्टार्टअप की हम बात करें तो स्टार्टअप में इन्होंने बोला था कि 7 ईयर के लिए रजिस्टर्ड इनकॉर्पोरेटेड नॉट प्रेयर फॉर पीरियड ऑफ 7 ईयर, और इसमें जो है 25 करोड़ तक का जो है फाइनेंशियल जो इनकॉर्पोरेशन है उसकी बात की गई थी। और स्टार्टअप इन इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में जो है जो स्टार्टअप है वो एंटरप्रेन्योरशिप को बूस्ट अप करने के लिए, नए तरीके से बिजनेस को शुरू करने के लिए जो है वो लाए गए थे। और इसमें मेन उद्देश्य क्या था इसका, लोगों को जो है अपना काम स्टार्ट करने के लिए एनकरेज करना। और इस एनकरेजमेंट के लिए जो है वो बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर ने जो है सब्सिडीज़ के तौर पे जो है बहुत सी हेल्प की, और इनमें बोला गया था कि बैंक से सब्सिडी मिलेगी अगर आप अपना कोई काम शुरू करना चाहते हैं। अब गाँव में देखिए लोगों को जो है बकरियां पालने के लिए स्कीम्स दी जा रही हैं, तो वो क्या है कि अपना वो काम कुछ करें, तो उसमें क्या है उनको पैसा दिया जा रहा है कि आप ये काम शुरू करिए। आप देखो कि फ्रूट्स लगाने के लिए बागवानी के क्षेत्र में जो है वो पौधे भी जो है वो गवर्नमेंट लगा के दे रही है, सिर्फ ज़मीन देनी है, नरेगा के थ्रू पौधे लग रहे हैं, वो उनकी टेक केयर कर रहे हैं प्लांट्स की। तो ये सारी स्कीम्स क्या हैं कि लोगों को जो है जब आदत हो जाएगी बिजनेस से पैसा कमाने की, तो ऑटोमेटिकली जो है आगे वाली जनरेशन्स खुद बिजनेस की तरफ जो है वो मूव हो जाएंगी। तो भाई स्टार्टअप ये तो क्लियर हो गया। स्टार्टअप में की पॉइंट की बात करें तो एक जो है सेल्फ सर्टिफिकेशन रहती है कि हमने जो है जो हमारी कंप्लायंस है अंडर एनवायरनमेंट और लेबर के लॉ का ध्यान रखना है। टैक्स में एग्जाम्पशन दी गई है। स्टार्टअप जो हमारा पेटेंट एप्लीकेशन है वो प्रोजेक्शन है कि अगर आपका ऐसा आइडिया है जो आइडिया किसी और के माइंड में आज तक था ही नहीं, तो आप उसका पेटेंट करा सकते हो। पेटेंट की फ़ी आप ले सकते हो कि अगर कोई आपके उस पेटेंट के तहत काम करना चाहता है तो आपको वो फीस देगा पहले। और इसमें जो है 10,000 करोड़ जो है फंडिंग पूल था स्टार्टअप का, स्टार्टअप फंडिंग पूल था इनका स्टार्टिंग में। और एंटरप्रेन्योरशिप को पूरे देश में जो है वो एनकरेज करना जो है, और देश में जो है वो एंटरप्राइजेस का एक हब क्रिएट करना जो है इनका उद्देश्य था स्टार्टअप में। और अगर हम जो है स्टार्टअप के इकोसिस्टम की बात करें तो इसमें बिग कंपनीज उनका सपोर्ट है, यूनिवर्सिटीज़ को जो है इसमें बताया गया वहाँ स्टूडेंट्स को कि आप ये काम कर सकते हो, सर्विस प्रोवाइडर जो है वो लॉन्च किए गए, फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन बैंक्स को ये काम दिया गया, और रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को बोला गया कि आप नए नए इनोवेशन को जो है ईजाद करिए ताकि हम लोगों को बता सकें कि आप ऐसे ऐसे काम कर सकते हो। तो फैक्ट एंड फिगर की बात करें स्टार्टअप की तो आप देख ही सकते हो कि फंडिंग रिपोर्ट जो है वो हमारी कितनी थी। और इसमें अभी देखिए तो रजिस्ट्रेशन जो है वो हमारे
2,34,715 के अराउंड जो है 2017-18 के अकॉर्डिंग है ये फिगर। ये जो है हो चुके हैं। चैलेंजेस क्या फेस किए स्टार्टअप ने, तो रिसेंट स्टडी हुई थी इसमें 2017 की ये स्टडी थी, उसमें बोला गया था कि जो हमारे इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट ने ये स्टडी की थी दैट 90% ऑफ 5 ईयर एंड द मोस्ट कॉमन रीज़न फॉर द फेलियर ऑफ लैक ऑफ मोटिवेशन, कि 90% ऑफ द जो पीपल हैं उनमें जो है मोटिवेशन है ही नहीं है। तो लोगों में मोटिवेशन लाने के लिए जो है उनको जो है हमें मोल्ड करना पड़ेगा प्लानिंग के लिए, बिजनेस को कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं आप, जो है इनोवेशन में कहाँ लैग कर रहे हो, वहाँ पे आप कहीं चीज़ों को कैसे इम्प्रूव कर सकते हो, और उनकी जो मेंटरशिप है वो करनी पड़ेगी। साथ ही साथ ह्यूमन जो रिसोर्स है उनके उनको जो है थोड़ा सा यहाँ पे हमें जो है वो स्टार्टअप में थोड़ा बूस्ट करने की ज़रूरत है। एचआर जो है वो कम रहता है। सिंस 2015 एज मैनी एज 1503 स्टार्टअप हैव क्लोज डाउन इन इंडिया। क्यों? क्योंकि जो है ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रॉन्ग नहीं था, या फिर जो बिज़नेस के एथिक्स हैं वो पुअर थे। तो यहाँ पे कुछ वेज़ हैं जिसमें जो है हम फंडिंग को स्टार्टअप के लिए जो है वो लॉन्च कर सकते हैं। तो इसके लिए जो है बूस्ट स्ट्रैपिंग हम कर सकते हैं, और क्राउड फंडिंग की एक जगह से नहीं, आप जो है डिफरेंट से जो है वो पैसा लीजिए। एंजल इन्वेस्टमेंट हम इसमें करवा सकते हैं एंजल इन्वेस्टर्स के थ्रू। और अगर हम बात करें तो वेंचर कैपिटल का मतलब होता है प्रोफेशनली मैनेज्ड जो फंड होते हैं वो हम अरेंज करवा सकते हैं। और साथ ही साथ बिजनेस को इनक्यूबिनेशन प्रोग्राम चले हैं ना यूनिवर्सिटीज़ एंड ऑल से जुड़ के, फिर उसमें क्या होता है कि यूनिवर्सिटी के जो रिसर्चर हैं, जैसे मैं इनक्यूबेशन के अंडर मैंने डेयरी फार्म ओपन किया है, तो उस डेयरी फार्म में जो है मैं अपने मिल्क की क्वालिटी के बेस पे उसकी क्रीम बनाना, उससे कर्ड निकालना, ये सब चीज़ें कैसे कर सकती हूँ। तो वो पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी जो है मुझे टाइम टू टाइम नई रिसर्च एंड इनोवेशन जो है वो प्रोवाइड करवाती रहेगी। तो ये चीज़ें इसमें की गई हैं। उसके बाद स्टार्टअप दैट आर चेंजिंग द फेस ऑफ वर्चुअल रियलिटी। तो आप इसमें देख ही सकते हो कि हमारे भाविश अग्रवाल, ओला बाइक, ओला कैब है ना, फिर जो है पेटीएम का आप देख सकते हो। उसके बाद ओयो रूम्स वाले रितेश अग्रवाल, ये तो अभी थोड़ा सा हाईलाइट हो गए हैं। और उसके बाद जो है हमारे दीपेंद्र गोयल जोमेटो, ये सारे हमारे जो है एग्जाम्पल ही हैं। 2017-18 का डाटा है ये, ठीक है। और तो आप देख ही सकते हो कि ये बेसिकली जो है ये एंटरप्रेन्योर ही हैं। इन्होंने काम जो है इनोवेटिव तरीके से स्टार्ट किया है। तो इंडिया में नो डाउट मोटिवेशन की कमी है, लेकिन जो है वो स्टार्टअप कहीं ना कहीं अपना पैठ जो है वो जमाना शुरू कर दिया है। उसके बाद हम एंटरप्रेन्योरल ट्रेनिंग की बात करें, तो एंटरप्रेन्योरियल ट्रेनिंग में जो है एक चीज़ ये आती है कि एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप करने के लिए, क्योंकि इंडिया में जो है इतना ज़्यादा बेस नहीं है, हमारी जो प्रीवियस जनरेशन्स हैं उन्होंने इनोवेटिव तरीके से कुछ एक लोगों ने ही बिज़नेस को किया है। तो होल जनरेशन को जो है हमें अगर मोटिवेट करना है तो स्कूल से ही जो है ये चीज़ें हमें उनको सिखानी पड़ेगी, कि इस तरह से उनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। स्पेशल इंस्टीट्यूशन में ट्रेनिंग प्रोग्राम हम लॉन्च कर सकते हैं, मतलब बच्चे को हमें शुरू से ही उसका माइंडसेट तैयार करना पड़ेगा इनोवेटिव वे से किसी काम को स्टार्ट करने के लिए। और साथ ही साथ जहाँ पे उनको असिस्टेंट की ज़रूरत पड़ती है, चाहे स्टडी मटेरियल से रिलेटेड हो गया या फिर पर्टिकुलर उनको जो है सब्सिडी की ज़रूरत पड़ती है कि हाँ उनको सब्सिडी देनी है, तो वो चीज़ें प्रोवाइड करवाना चाहिए। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट जो है के लिए ट्रेनिंग जो है वो नेसेसिटी इसलिए हो जाती है ताकि लोगों में जो है एक स्पिरिट आए, एनकरेज द स्पिरिट ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। साथ ही साथ वो न्यू वेंचर को इस्टेब्लिश करने के लिए एनकरेज हों, और वो जो है इनकलकेट करें एंटरप्रेन्योरियल जो उनकी स्किल्स होती हैं उनको। साथ ही साथ जो है वो बेसिकली डिफ़ाइन कर पाएँ कि हमारे बिज़नेस के ऑब्जेक्टिव क्या हैं, बिज़नेस के बारे में कैसे सोचा जा सकता है, कैसे जो है हम अनफॉर्सीन जो खतरे होते हैं उनके लिए जो है जो हम उनसे जो हमें रिस्क होता है उसके लिए खुद को प्रिपेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ जो है फैसिलिटीज़ और जो स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग है उसको हम कैसे यहाँ पे जो है वो लेके साथ में चल सकते हैं, कम्युनिकेशन को कैसे हम डेवलप कर सकते हैं, और अपना पोटेंशियल जो है वो किस तरह से हम क्रिएट कर सकते हैं एज एन एंटरप्रेन्योर, ये चीज़ें वहाँ पे आती हैं। इसके लिए जो है एक कोर्स डेवलपमेंट की ज़रूरत पड़ती है कि बेसिकली ये सारी चीज़ें जो है वो हम स्टूडेंट्स को जो है कैसे सिखाएं। तो उनको ग्रुप्स में जो है 4 से 6 हफ्ते की जो
एंटरप्रेन्योर हमारे एग्जिस्टिंग हैं उनको 4 से 6 हफ्ते की ट्रेनिंग देके हम ये कर सकते हैं। और आप देखते ही हो कि हम बोलते हैं ना, मशरूम की ट्रेनिंग दी जा रही है आजकल, ये खेती करने की ट्रेनिंग दी जा रही है। मैं आपको बता ही रही थी कि आईआईटी मंडी में जो है ड्रोन कैमरा के लिए लेडीज़ को, जेंट्स को जो है फ्री ट्रेनिंग दी जा रही है। तो ये सारा क्या है, इनोवेटिव तरीके से काम करने के लिए एक पर्सन अपना ड्रोन ले लेगा, फिर जितने भी अभी आप देखते हो रिएक्शन होता है दवाइयों के छिड़काव से, आप पंजाब जैसे सिटीज़ में है ना कितना छिड़काव होता है दवाइयों का, तो उसमें क्या है, ड्रोन की कैमरा से सॉरी ड्रोन जो हमारा है उसकी हेल्प से, कैमरा नहीं बोलेंगे यहाँ पे, ड्रोन की हेल्प से जो है हम पर्टिकुलर स्प्रे कर सकते हैं। अब सप्लाई करनी है तो तेल का खर्चा, गाड़ी का खर्चा, तो उसमें क्या है, ड्रोन की हेल्प से हम सप्लाई करवा सकते हैं। तो ये चीज़ें इसमें हैं। तो ये कंटेंट जो है बेसिकली हमें डेवलप करना है, तो उसमें हमें बेसिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, हम एंटरप्रेन्योर्स के लिए जो है मोटिवेट कैसे कर सकते हैं, अचीवमेंट मोटिवेशन ट्रेनिंग AMT जो है इसमें हमने क्रिएट करनी है। साथ ही साथ मैनेजमेंट इनपुट कि किस तरह से भाई हमें जो है कौन कौन से मैनेजमेंट के फंक्शन, जैसे प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस, लेबर रिलेशन, HR, ये क्या होता है, इसको कैसे मैनेज किया जाता है, ये चीज़ें हमने सिखानी है। जस्ट अ मिनट। उसके बाद हमारा आता है सपोर्ट सिस्टम। तो वही बात कि जहाँ पे कुछ लोगों की सोच सही है लेकिन उनके पास जैसे पैसा नहीं है, तो जो हमारे फाइनेंशियल एंड जो नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनको यहाँ सपोर्ट देनी पड़ेगी, तभी जो है वो ये हमारा प्रोजेक्ट लॉन्च हो सकता है। प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी स्टडी, मतलब एंटरप्रेन्योरशिप जो डेवलपमेंट प्लानिंग है वो प्रॉपर होनी चाहिए। प्लानिंग ऐसी होनी चाहिए, इसके लिए तरीके सिखाए जाए कि आपका प्रोजेक्ट जो है फिजिबल कब कब कैसे कैसे हो सकता है, प्रीवियस एग्जाम्पल देकर। जैसे आप वो देखो कि जो आपका आता है ना जल जीरा या लाहौरी जीरा आप बोलते हो, तो उसमें क्या था, वो दोस्त थे, इकट्ठे पढ़ते थे, रूम में रहते थे, और उनका जो है कुछ जैसे हम नींबू पानी बनाते हैं वैसा ही कुछ उनका मन हुआ कि हम अपना कोई आज जो है खुद ही घर पे कोई अच्छा सा पानी बना लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक टाइप। तो उन्होंने कुछ मसाले एंड ऑल वो यूज़ कर लिए मिक्सी में ग्राइंड करके, और उससे जो है उनको फ्लेवर अच्छा लगा, और उन्होंने माइंड सेट बना दिया कि हम इसको मार्केट में लॉन्च कर देते हैं। और आप देखिए कि पूरे अगर हिमाचल में किस तरह से जो है वो चीज़ें कैप्चर कर ली उन्होंने, मार्केट कैप्चर कर ली। तो ये फिजिबिलिटी स्टडी है कि आपने खुद ट्राई किया, उसमें जो है फिर आपने थोड़ा सा एक आधी मार्केट में प्रोडक्ट को लॉन्च करके देखा, लोगों को पसंद आया, तो आपने अभी तो पूरा ओवरऑल मार्केट जो है वो कैप्चर करना शुरू कर दिया। तो ये फिजिबिलिटी स्टडी जो है ये केस स्टडीज़ की हेल्प से दी जा सकती है कि हाँ हाँ ये केस स्टडीज़ हुई थी। उसके बाद एडिडास का एग्जांपल आप देख लो, तो ये ब्रांड जो है कैसे बना था, तो ये आप इसकी केस स्टडी पढ़ना। उसके बाद टेक्निकल नॉलेज, तो ये भी एंटरप्रेन्योर्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि टेक्नोलॉजी की उनको नॉलेज होनी चाहिए। ये प्रॉपर ट्रेनिंग के थ्रू ही उनको चीज़ें दी जा सकती हैं। जैसे अगर किसी का जो है ड्रोन में इंटरेस्ट है, तो ड्रोन टेक्नोलॉजी कैसे हैंडल की जाती है, मार्केट सर्वे करना आना चाहिए एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में। ये प्लानिंग कैसे करनी है, मार्केट को कैसे उसका मार्केट का सर्वे कर सकते हैं, तो उसकी ट्रेनिंग दी जाए। उसके बाद एंटरप्रेन्योरियल ट्रेनिंग जो है कैसे दी जा सकती है, तो इसमें जो है लेक्चर मेथड, रिटन इंस्ट्रक्शन, इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन, ग्रुप डिस्कशन हो गया हमारा, या ग्रुप को इंस्ट्रक्शन देना, डेमो दे सकते हैं हम। उसके बाद हमारा आता है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम होता है जिसमें हम किसी पर्सन को या एंटरप्रेन्योर को उसका जो एंटरप्राइज होता है उसको ग्रोथ की तरफ जो है वो कैसे लेके जा सकता है, उससे संबंधित ट्रेनिंग देते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट ट्रेनिंग की अगर हम बात करें तो इफेक्टिव वे में बेसिकली एंटरप्रेन्योर को डेवलप करने में ये हेल्प करती है, और उसकी एक्टिविटीज़ को जो है सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट की फॉर्म में ले जाती है, और बैलेंस जो है वो ग्रोथ प्रदान करवाती है। उसके बाद अगर हम जो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट है, तो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ की बात करते हैं। 77 पेज पर आप देखिएगा, तो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ एक्सटेंशन एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ये आप जो है SIET 1974, एंड नाउ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्मॉल इंडस्ट्री एक्सटेंशन ट्रेनिंग NISIET हैदराबाद, ठीक है। ये इसने जो है वो डिफ़ाइन किया हुआ है EDP को कि एक ऐसी अटेम्प्ट है जिसमें एक पर्सन को जो है बेसिकली हम स्ट्रक्चरल ट्रेनिंग देते हैं कि वो अपने एंटरप्राइज को जो उसका एंटरप्राइज की डेवलपमेंट का जो प्रोग्राम होता है उसको वो लॉन्च कर सके प्रॉपर वे से, और उसको ग्रो कर सके। उसके बाद हम बात करते हैं, ये तो डेफिनेशंस ही हैं, आगे आप एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम के ऑब्जेक्टिव देखिए। तो एक स्ट्रॉन्ग एंटरप्रेन्योर
या क्वालिटी वाले एंटरप्रेन्योरल को डेवलप करना, और एनवायरनमेंट को जो बेसिकली हम बात करते हैं ना कि जस्ट अ मिनट। तो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में इसके जो ऑब्जेक्टिव हैं, इसमें एक अच्छा मोटिवेटिव क्वालिटी वाला एंटरप्रेन्योरियल जो है वो डेवलप करना, एनवायरनमेंट को एनालाइज करना, और सिलेक्ट करना एक प्रोजेक्ट को कैसे सिलेक्ट किया जाता है, एक फॉर्मूला क्या है किसी प्रोजेक्ट के लिए कि इसको हम कंट्रोल कर सकें, जैसे हमने अकाउंटिंग टूल्स डिस्कस किए, और कैसे जो है हम अपने रिसोर्स की हेल्प से जो है अपने एंटरप्राइज को जो है वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। एक्वायर करना, मैनेजमेंट स्किल्स हम कैसे एक्वायर कर सकते हैं, क्या क्या प्रोज एंड कॉन्स रहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप के, इन चीज़ों को समझना। फर्दर कुछ ऑब्जेक्टिव ऐसे भी हैं कि जिसमें जो है एंटरप्रेन्योर्स को जो है हम बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स को समझने में, उसको जो है बेसिकली अनफॉर्सिन रिस्क को जो है हैंडल करने के लिए ट्रेन करते हैं, और साथ ही साथ उसको स्ट्रैटेजिक डिसीजंस के लिए जो है एनेबल बनाते हैं, और ताकि जो है वो अवॉइड कर सके जो उसको इंटीग्रेटेड टीम से जो उसको डिमांड्स जो क्रिएट होती हैं उनको मीट करने के लिए एनेबल हो, अपने बिजनेस में क्लियरली वो कम्युनिकेट कर सके, साथ ही साथ कोऑर्डिनेट कर सके, और इंडस्ट्री में जो है जो भी वर्कर्स हैं उनको जो है डेमोक्रेसी के साथ जो है वो हैंडल कर सके, अपनी इंटेग्रिटी और ऑनेस्टी के साथ अपने बिजनेस को स्ट्रेंथ कर सके। ये जो है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के उद्देश्य थे। तो बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में जो फीचर्स हैं वो हमें समझ आ रही है कि हमें एंटरप्रेन्योर की जो है ट्रेनिंग की नीड्स को पहचानना होता है, फिर जहाँ जहाँ जिस जिस सेक्टर में उसको नीड की ज़रूरत है उस सेक्टर में उसको ट्रेनिंग हमने देनी होती है, और ट्रेनिंग देने के बाद जो है आउटकम हमें देखनी होती है कि वो पोटेंशियल जो है उसमें आ चुका है आफ्टर द ट्रेनिंग और नॉट। उसके बाद हम एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात करें तो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम में एक जर्नल अप्रोच टू एंटरप्रेन्योरशिप आती है, जिसमें क्या होता है कि जर्नली हम एंटरप्रेन्योर को प्रिपेयर करते हैं, उसका माइंड सेट जो है कि जब आप एक एंटरप्राइज को स्टार्ट करेंगे तो आपको किस तरह के चैलेंजेस जो है एंड देखने को मिल सकते हैं, आप उनको कैसे हैंडल करेंगे, इसको जो है इसके लिए हम उनको प्रिपेयर करते हैं। और इसमें जैसे टेक्निकल रिस्क, इकोनॉमिक रिस्क रहेगा, सोशल रिस्क रहेगा, एनवायरमेंटल रिस्क रहेगा, तो इसको आप कैसे भांपेंगे, कैसे आप इससे बच सकते हैं, उसके लिए उनको प्रिपेयर करेंगे। दूसरा जो है एक मोटिवेशनल ट्रेनिंग आती है, जिसमें पर्टिकुलर पर्सन को हम मोटिवेट करते हैं। हर पर्सन के अंदर जो है कोई ना कोई स्किल होती है, तो वो स्किल हमें बाहर निकालनी होती है, तो उसको हम बूस्ट अप करते हैं उसका गोल सेटिंग के प्रति, और उसको एक्सरसाइज के थ्रू जो है हम स्ट्रेंथन करते हैं। तीसरा आता है डेवलपिंग मैनेजमेंट स्किल, तो इसमें हम पर्सन को जो है चीज़ों को क्या। मैम आवाज नहीं आ रही। मैम क्लियर नहीं है आवाज़। क्लियर है। ओके क्लियर है मैम। क्लियर है। ओके। सो इसमें जो है डेवलपिंग जो मैनेजमेंट स्किल हैं, इसमें हम बेसिकली उनकी मैनेजिंग स्किल्स को डेवलप करते हैं कि आप प्लानिंग कैसे करोगे, आप कॉस्ट को कैसे एनालाइज करोगे, आप फाइनेंस से संबंधित जो अकाउंटिंग है मैटर्स हैं, आपकी सेलिंग जो है, आप टैक्सेशन लॉ है, उन सब को जो है हैंडल करने के लिए प्रिपेयर करते हैं हम। उसके बाद ट्रेनिंग फॉर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, तो बेसिकली हमें भी और हमारे अंडर जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे काम कर रहे एम्प्लॉयज़ हैं उनको कहाँ कहाँ ज़रूरत है ट्रेन करने की, ताकि हमारा रॉ मटेरियल वेस्ट ना हो, हमारी जो कॉस्ट है वो मिनिमम बनी रहे, तो वो चीज़ें भी हम यहाँ पे देखते हैं। दूसरा होता है स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट। स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट में हम क्या करते हैं कि बिजनेस को या इंडस्ट्रियल यूनिट को चलाने के लिए जो जो ढांचा हमें चाहिए होता है, फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो चाहिए होती है, उसको हम प्रॉपर स्ट्रक्चर में, चाहे वो एज पार्टनरशिप, चाहे प्राइवेट कंपनी, चाहे जॉइंट स्टॉक कंपनी या इंडस्ट्रियल सेटअप के तौर पे उसको हम जो है यहाँ पे बनाते हैं। सपोर्ट सिस्टम, तो इसमें जो है अगर हमें फाइनेंशियल सपोर्ट की हेल्प पड़ती है तो उसके लिए हम वेरियस एजेंसीज से आप जो है कैसे टाई अप कर सकते हो, उसके लिए जो है बात करते हैं। फैक्टर विजिट इन प्लांट ट्रेनिंग, तो उसमें क्या होता है जैसे आप देखते हो ना स्कूल्स में भी आजकल बच्चों को जो है वो फैक्ट्री में या पर्टिकुलर जो है वो इंडस्ट्रियल साइट पे विजिट करवाया जाता है, तो इससे क्या होता है बच्चों में ट्रेनिंग उनको दी जाती है कि देखो कैसे काम हो रहा है, आपके माइंड में भी आइडिया आना चाहिए कि हम ऐसे काम कर सकते हैं, तो वो चीज़ें इसमें हैं। दूसरा एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम की नीड क्यों है, तो ये तो हमें समझ ही आ गया कि ये पर्टिकुलर एंटरप्रेन्योर्स की जनरेशन अगर हमें क्रिएट करनी है तो हमें ये ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो है वो लॉन्च करने ही पड़ेंगे, तभी जो है हमारे भारत में जॉब क्रिएटर लोग बनेंगे, ना कि जॉब सीकर रहेंगे।
उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो गरीबी को हटाने के लिए, ग्रोथ के लिए और इंडस्ट्रियल जो स्लम्प आ रहे हैं उनको कम करने के लिए, लोकेलिटी रिसोर्सेज को जो है यूज़ करने के लिए, सोशल जो एक टेंशन है माइंड में बेरोज़गारी की उसको कम करने के लिए, कैपिटल फॉर्मेशन के लिए, कैपिटल इनकम को इम्प्रूव करने के लिए, पर पर्सन जो कैपिटल इनकम है ना उसको इम्प्रूव करने के लिए, ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए जो है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम बहुत ज़रूरी हैं। उसके बाद हमारे पास बात आती है प्रोजेक्ट की। तो प्रोजेक्ट क्या होता है, एक बेसिकली वर्क प्लान होता है किसी एंटरप्रेन्योर का, जिसमें वो किसी अपनी एक्टिविटी को बाय लॉन्चिंग एंटरप्राइज और न्यू वेंचर को लॉन्च करके जो है वो प्राप्त करना चाहता है। तो प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमें प्रोजेक्ट पहचानना पड़ता है कि हम क्या काम करना चाहते हैं। और अगर हम बात करें कि प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, तो हम किसी प्रोजेक्ट पे काम क्यों करना चाहते हैं, उसको वेल प्लान तरीके से हम क्यों बनाते हैं, ताकि हमें प्रॉफिट हो, कॉस्ट हमारी कम हो, हम मोर कॉम्पिटिटिव बने, हम आपदा से बच सकें, न्यू एरिया को हम कैप्चर कर सकें, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकें, नया मार्केट हम खोज सकें, बैकवर्ड जो हमारे रूल्स हैं उनसे उनको हम इम्प्रूव कर सकें। तो इसके बाद प्रोजेक्ट की हमारी जो है वो अगर बात करें क्लासिफिकेशन की, तो क्वान्टिफाइबल एंड नॉन क्वान्टिफाइबल प्रोजेक्ट होते हैं हमारे। एक होते हैं हमारे सेक्टरल प्रोजेक्ट, एक होते हैं टेक्नो इकोनॉमिक एनालिसिस प्रोजेक्ट, और एक होते हैं फाइनेंशियल हमारे इंस्टीट्यूशन। तो सबसे पहले क्वान्टिफाइबल एंड नॉन क्वान्टिफाइबल प्रोजेक्ट की बात करते हैं। तो जो क्वान्टिफाइबल प्रोजेक्ट हमारे हैं ये बेसिकली वो प्रोजेक्ट होते हैं जिसमें हम एनालिसिस करते हैं क्वांटिटी का, खर्चा कितना है, साधन कितने के आएंगे, इन्वेस्टमेंट कितने की होगी, बेनिफिट हमें कितने का होगा। और जो नॉन क्वान्टिफाइबल हैं उसमें बेसिकली हम कॉस्ट बेनिफिट को इतना जो है नहीं हम प्रेफर करते हैं। हम देखते हैं कि हमारा जो प्लान है वो स्टार्टिंग में जो है वो कितना एरिया कैप्चर कर पाएगा। सेक्टरल में हम एरिया वाइज जो है अपने प्रोजेक्ट को डिवाइड कर लेते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर से संबंधित प्रोजेक्ट है हमारा, कि माइनिंग से संबंधित है, कि इंडस्ट्री से संबंधित है, फूड गैस वाटर से संबंधित है, तो पर्टिकुलर सेक्टर वाइज हम अलग अपना प्रोजेक्ट बनाते हैं। टेक्नो इकोनॉमिकल एनालिसिस में हम क्या करते हैं कि अपने प्रोजेक्ट को क्लासीफाई करते हैं हम तीन बेसिस में। एक होता है डिमांड बेस्ड एंड रॉ मटेरियल बेस्ड, कि हमारे प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है और उसके लिए हम रॉ मटेरियल कितना जो है वो अवेल कर पाएंगे उस डिमांड को पूरा करने के लिए, तो उस हिसाब से प्रोजेक्ट बनाते हैं। दूसरा होता है कैपिटल इंटेंसिव, तो हम जो काम करना चाह रहे हैं उस काम में हमने कितनी कैपिटल कितनी लेबर यूज़ करनी है, कैपिटल एंड लेबर इंटेंसिव, तो ये हम डिसाइड करते हैं। एक होता है हमारा जो है मैग्नीट्यूड, इसमें हम क्या करते हैं जो प्रोजेक्ट होता है उसको क्लासिफाइड करते हैं स्मॉल स्केल में, मीडियम स्केल में एंड लार्ज स्केल में। सो उसके बाद हमारे नेक्स्ट आता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बेस पे जो है प्रोजेक्ट आता है न्यू प्रोजेक्ट, मतलब अभी उस प्रोजेक्ट को पहले हमने लॉन्च ही नहीं किया था। रिप्लेसमेंट प्रोजेक्ट होता है जब हमने ऑलरेडी जो पहले काम चला हुआ था उसको बंद करके उसकी जगह पे नया हमने प्रोजेक्ट लगा दिया। डाइवर्सिफाइड, पहले हम जो है एक तरह का, जैसे हम साबुन बनाने का काम कर रहे थे, अभी हमने जो है वो लिक्विड सोप जो है वो पहले हम पीसेस बनाते थे, अभी लिक्विड बनाना शुरू कर दिया, डाइवर्सिफाई कर दिया। और मॉडर्नाइज्ड क्या होता है कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट को ही हमने जो है उसकी पैकिंग में या उसकी क्वांटिटी में या उसके कलर में कुछ चेंज करके उसमें जो है नई चीज़ ऐड कर दी। डायमेंशन ऑफ प्रोजेक्ट की बात करें तो जब जो हम प्रोजेक्ट के डायमेंशन को जब पहचानते हैं तो डायमेंशन ऑफ प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन में हमें जो है तीन चीज़ें देखनी होती है। इनपुट, मतलब हमारे पास इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए इनपुट है, रॉ मटेरियल है, ह्यूमन रिसोर्स है, फंड है, और इससे हमें जो है आउटपुट क्या आएगी। उसके बाद हम देखते हैं कि खर्चा कितना आया, जो हमने उस उत्पादन के लिए जो साधन लगाए उसका खर्चा कितना आया और उनसे हमें बेनिफिट कितना मिल रहा है। तो इसको कंपेयर करके फिर हमें पता चल जाता है कि वो प्रोजेक्ट जो है वो हमारे लिए सही है या नहीं है। इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन, इससे बेसिकली यही होता है कि हमें पता चल जाता है कि प्रोजेक्ट जो है हमारा सक्सेसफुल रहेगा नहीं रहेगा, और हम इस पे जो है अगर हम अपने प्रोजेक्ट को जो है कि वो वाइबल है या पर्टिकुलर वो सोसाइटी में जो है हम उसको लॉन्च कर सकते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, तो उसके लिए हमें एनवायरनमेंट को भांपना पड़ता है। एनवायरनमेंट को भांपने के लिए आपको पता ही है हमें सबोट एनालिसिस जैसी टेक्निक्स जो हैं वो देखनी पड़ती हैं। प्रोजेक्ट सिलेक्शन की बात आती है तो हम जब भी किसी प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करते हैं तो उसमें कॉस्ट बेनिफिट
बेनिफिट एनालिसिस हमें करना पड़ता है। और क्राइटेरिया हम इसमें ये भी रखते हैं, इन्वेस्टमेंट का साइज़, लोकेशन, टेक्नोलॉजी, इक्विपमेंट, मार्केटिंग, ठीक है। इन चीज़ों को देख के फिर हम जो है कंसीडर करते हैं कि पर्टिकुलर कौन से प्रोजेक्ट के लिए हम जो है फिट बैठ रहे हैं, हमारे पास कौन से प्रोजेक्ट के लिए जो है पूरे साधन अवेलेबल हैं। प्रोजेक्ट क्लासिफिकेशन की बात करें तो ये मैंने आपसे डिस्कस कर लिया, क्वांटिफाइबल, सेक्टरल, और उसके बाद हम बात करें प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन, इनपुट, आउटपुट, प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन की स्टेजेस 99 पॉइंट पेज पे है। इसमें क्या होता है, फिजिबिलिटी एनालिसिस, हम देखते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट जो हम सोच रहे हैं वो वास्तविकता में धरातल पर उतर सकता है कि नहीं। फिर उसको पूरा करने के लिए टेक्नोलॉजी हमारे पास है, इकोनॉमिक पैसा है। फिर उस प्रोजेक्ट का हम डिज़ाइन बनाते हैं, उस प्रोजेक्ट को डिज़ाइन करने के बाद उसके लिए जो जो इनपुट चाहिए, पैसा चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, वो हम इकट्ठा करते हैं। फिर फाइनेंस को अरेंज करते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं। फिर काम शुरू हो जाता है तो हमारी कॉस्ट, सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस भी हम करते हैं। और फिर ओवरऑल प्रोजेक्ट का हम अप्रेजल करते हैं कि इस पे खर्चा कितना है, प्रॉफिट कितनी आ रही है। फिर उसके बाद हम देख लेते हैं कि ये प्रोजेक्ट जो है हम लॉन्च कर पाएंगे या नहीं। उसके बाद मार्केट अप्रेजल जैसे बात हमने करी, तो मार्केट अप्रेजल में हम वही देखते हैं कि मार्केट में हमारा प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किया जा सकता है, मार्केट में इस तरह के प्रोजेक्ट की डिमांड है या नहीं। इसमें जो है इशू हमें डिमांड और सप्लाई का ही आता है, और इस चीज़ को हम देखते हैं टेक्निकल, या आप समझ रहे हो, टेक्निकल अप्रेजल में हम प्रोडक्ट मिक्स, प्लांट कैपेसिटी, जो हमारा लोकेशन है, साइट है, मशीनरी इक्विपमेंट कैसी है, ये चीज़ें देखते हैं। और टेक्निकल अप्रेजल में स्ट्रक्चर और प्लांट का लेआउट भी आता है। एनवायरमेंटल अप्रेजल की हम बात करें, प्रोजेक्ट में बेसिकली इसमें प्रोजेक्ट को हम अप्रेज करते हैं ना कि किस तरह से है वो। एनवायरनमेंट में हमारा प्रोजेक्ट एयर, वाटर, नॉइस और वेजिटेशन और ह्यूमन लाइफ के किस तरह का इम्पैक्ट रख रहा है, इस चीज़ को हम देखते हैं। और इकोनॉमिक अप्रेजल में हमारा प्रोजेक्ट जो है इकोनॉमी में कितना बेटर आउटपुट दे रहा है, कितनी बेटर सर्विसेज, कितना बेटर रोजगार या आय या अर्निंग या स्टैंडर्ड या इनकम या बेटर डिस्ट्रीब्यूशन प्रोवाइड करवा रहा है। फाइनेंशियल अप्रेजल में हम बेसिकली देखते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो कितनी रिटर्न हमें दे रहा है, और उससे हम कितना पैसा कमा पा रहे हैं, हम क्या ब्रेक इवन पॉइंट से ऊपर हैं या इससे भी पीछे हैं, हमारा कैश फ्लो कितना हो रहा है। इन्वेस्टमेंट की हम बात करें तो हमारी नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या है, पे बैक पीरियड क्या है, और लेवल ऑफ रिस्क क्या है। तो बेसिकली एक प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी रिपोर्ट में हम उसका मार्केट डिमांड एनालिसिस, उसका टेक्निकल एनालिसिस, उसका फाइनेंशियल एनालिसिस, उसका सोशल इकोनॉमिक एनालिसिस और इकोलॉजिकल, वातावरण के ऊपर उसका क्या प्रभाव है, उन चीज़ों को हम देखते हैं। तो वेरियस स्टेजेस ऑफ प्रोजेक्ट की हम बात करें तो सबसे पहले हम सोचते हैं, फिर उसकी हम जो है एक प्लानिंग को शेड्यूल करते हैं, फिर उस प्लानिंग से संबंधित डाटा कलेक्ट करते हैं, और डाटा के बाद जो है हम उसको एक बेसिकली जो है एक नेटवर्क के थ्रू जो है चैनलाइज करते हैं, और बाद में उस प्रोजेक्ट को हम लॉन्च कर देते हैं। तो इसमें एक बात आती है कि जो हमारी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है वो ज़रूरी क्यों है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होता है कि जो हमारा प्रोजेक्ट है उसमें बेसिकली हम जो है अपने जो स्किल्स होती हैं, नॉलेज होती है, उसको जो है इम्प्लीमेंट करना, ताकि हम जो है अपने प्रोजेक्ट में क्वालिटी को बनाए रखें। तो ये जो है इसकी इम्पॉर्टेंट होती है। और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो है वो लोगों को सीखना क्यों ज़रूरी है, ताकि वो लेटेस्ट कॉन्सेप्ट एंड टेक्निक्स को एक्सप्लोर कर सकें और एक्वायर कर सकें प्रोफेशनल चीज़ों को अपने प्रोजेक्ट में। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान तो एक ऐसा प्लान जो बताता है दैट हाउ वर्क विल डन, जो हम स्पेसिफिक काम कर रहे हैं उसमें हम काम कैसे करेंगे। तो इसमें जो है हमारे पास इनपुट होती है गोल, टीम, मनी, टाइम और इक्विपमेंट। इनको हम जो है एक प्रोजेक्ट की भूमिका में बांधते हैं, और फिर हम उसमें जो है अपना आउटपुट प्राप्त करते हैं। तो प्रोजेक्ट प्लान में व्हाई, हम बिजनेस क्यों कर रहे हैं, व्हाई, व्हाट, हु, कौन बिजनेस करेगा, कब करेगा, कैसे करेगा, और हाउ मच, कितना जो है हम इस प्रोजेक्ट में कॉस्ट लगाएंगे और कितनी हमने रिटर्न प्राप्त करनी है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में बेसिकली अगर हम चैलेंजेस की बात करें तो चैलेंजेस हमारे पास रहते हैं कि रिजिड स्कोप होता है हमारी रिटर्न का कई बार, और कई बार जो है हम रिसोर्सेज को जो डिमांड होती है ना उसको सही से नहीं भांप पाते हैं। कई बार क्या होता है कि हमारा जो डॉक्यूमेंटेशन है वो पुअर रह जाता है, या इरेगुलर जो है हेल्थ चेकअप जो है वो हमारे प्रोजेक्ट में आ जाते हैं। अगर हम बोले ना नो और इरेगुलर प्रोजेक्ट हेल्थ चेकअप कैरिड आउट, उसके बाद जो है कि मतलब हम प्रॉपरली जो है अपने प्रोजेक्ट की वैल्यूएशन नहीं कर रहे हैं, तो ये चैलेंजेस हमारे पास आ जाते हैं।
प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस मैंने आपको बता दी। इसमें हम इनिशिएटिव लेते हैं, फिर प्लानिंग करते हैं, उस काम को एग्जीक्यूट करते हैं और एग्जीक्यूट करने के बाद हम उसको जो है प्रॉपर चेक भी करते हैं कि हमारे रिजल्ट किस तरह से आए। उसके बाद हम बात करें तो प्रोजेक्ट प्लानिंग में हम बेसिकली एक प्लानिंग करते हैं, उसको शेड्यूल करते हैं, उसको कंट्रोल करते हैं एंड लास्ट में हम क्लोजिंग उसकी देखते हैं। उसके बाद जो हमारा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट नॉलेज एरिया है, प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए टाइम, कॉस्ट, क्वालिटी, एचआर, हमारा कम्युनिकेशन, रिस्क और हमारा प्रोक्योरमेंट एंड डॉक्यूमेंट एंड चेंज के लिए रेडी रहना और चीज़ों को इंटीग्रेट करना, ये हमारे एरिया जो है बहुत पक्के होने चाहिए। सो इसके बाद हम बात करें प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन मैनेजमेंट की, तो इसमें क्या होता है, प्रोजेक्ट में बहुत से सेगमेंट होते हैं, फाइनेंस होता है, एचआर होता है, रॉ मटेरियल है, प्रोडक्शन करना है, मार्केटिंग है, तो इन सब को जोड़ के चलना प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन मैनेजमेंट है। प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन मैनेजमेंट के स्कोप की बात करें तो बेसिकली ये जो है हमारे जो प्रोजेक्ट स्कोप मैनेजमेंट की बात करें तो इट इंक्लूड प्रोसेसेस रिक्वायर्ड टू एंश्योर दैट द प्रोजेक्ट इंक्लूड ऑल वर्क रिक्वायर्ड। किसी काम को करने के लिए जितना भी काम रिक्वायर्ड है या जितनी भी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, उन सब रिक्वायरमेंट्स को जो है इंटीग्रेट करना प्रोजेक्ट स्कोप मैनेजमेंट आता है। मतलब प्रोजेक्ट का जितना भी एरिया है उसको, सारे एरिया को जो है वो मैनेज करना इसमें आता है। तो ओवरऑल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बात हम यहाँ पे करते हैं। प्रोजेक्ट टाइम मैनेजमेंट की बात करें तो इसमें हम बेसिकली जो है इंश्योर करते हैं कि टाइमली हम जो काम सोच के चले हैं वो काम हमारा हो जाए। तो इसमें हम जो है प्लान को शेड्यूल करते हैं, एक्टिविटीज़ को डिफ़ाइन करते हैं, उनका सीक्वेंस डिफ़ाइन करते हैं और एक्टिविटी जो हमारा एस्टिमेट करते हैं एक्टिविटी रिसोर्स को। उसके बाद हम बात करें तो इसमें हम डेवलप करते हैं शेड्यूल को और कंट्रोल भी करते हैं शेड्यूल को। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के हमारे पास जो है वो 7 स्टेप्स रहते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव को आइडेंटिफाई करना, उसके बाद उनको मेन फेजेस में लिस्ट करना, फिर उनको जो है शेड्यूल करना कि कैसे इनको हमने अचीव करना है। उसके बाद उस सीक्वेंस को जो है हम बेसिकली एस्टिमेट करते हैं और उस एस्टिमेशन के बेस पे जो है रिसोर्सेज उनको एलोकेट कर देते हैं और उसके बाद जो है हम उनकी डिटेल जो होती है ना उसको हम प्राप्त करते रहते हैं और रिवाइज करते रहते हैं अपने प्लान को। प्रोजेक्ट टाइम मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो इसमें बेसिकली हम एक बेस लाइन जो है अपने पास लेके चलते हैं, एक ट्रैक हमने बनाया होता है कि ये काम हमने ऐसे ऐसे करना है और उस ट्रैक पे जो एक्टिविटीज़ हमारी हो रही होती हैं तो उनको हम फिर जो है वो ओवरसी करते रहते हैं कि कौन सी एक्टिविटीज़ हमारी ट्रैक से बाहर हैं। प्रोजेक्ट कॉस्ट मैनेजमेंट, इसमें जो है ये ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम एस्टिमेट करते हैं कि हमारा खर्चा कितना आएगा और फिर बाद में एक्चुअल के साथ जो है उसको कंपेयर करके हम कंट्रोल कर सकते हैं अपने खर्चे को। तो प्रोजेक्ट क्वालिटी मैनेजमेंट, इस प्रोजेक्ट क्वालिटी मैनेजमेंट में बेसिकली हम जो है प्रोजेक्ट क्वालिटी मैनेजमेंट में इंश्योर करते हैं दैट जो काम हम कर रहे हैं उसमें हम कितनी आवश्यकताओं की संतुष्टि करेंगे। बेसिकली यहाँ पे हम अपनी फिटनेस टू यूज़ की बात करते हैं। इसमें अगर हम बात करें कि प्रोजेक्ट क्वालिटी मैनेजमेंट हम कैसे कर सकते हैं तो इसमें हम बेसिकली प्लान करते हैं क्वालिटी टेक्निक्स को, परफॉर्म करते हैं क्वालिटी एश्योरेंस टेक्निक्स को और फिर उसके बाद कंट्रोल करते हैं। प्लानिंग करी, उसके बाद एक्चुअल परफॉर्मेंस भांपी हमने और फिर उसको जो है कंपेयर करके प्लानिंग को एक्चुअल के साथ कंपेयर करके हम जो है परफॉर्मेंस को कंट्रोल करते हैं। प्रोजेक्ट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इसमें जो हमारा एचआर होता है उसको हम प्रॉपर वे से ऑर्गेनाइज मैनेज करते हैं ताकि जो उसका हमारा यूटिलाइजेशन है एचआर का वो प्रॉपर वे से हो सके। तो प्रोजेक्ट एचआर मैनेजमेंट में हम सबसे पहले ह्यूमन रिसोर्स का प्लान डेवलप करते हैं कि हमें कितने लोग चाहिए काम करने के लिए और उनकी क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। फिर उसके बाद उस टीम को हम एक्वायर करते हैं और उसको हम अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से डेवलप करके काम पे लगा देते हैं और बाद में उसको हम मैनेज करते रहते हैं। उसके बाद प्रोजेक्ट कम्युनिकेशन मैनेजमेंट आता है। इसमें बेसिकली हम जो है ये देखते हैं कि हमारा जो प्रोसेसेस हैं वो प्रॉपर वे से जो है कम्युनिकेट हो चुकी हैं, क्योंकि उनका प्रॉपर वे से टाइमली कम्युनिकेट होना ज़रूरी होता है ताकि हमारा जो काम है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है, स्टोरेज है या अन्य कोई काम है वो प्रॉपर समय पे हो जाए। तो प्रोजेक्ट कम्युनिकेशन में हम जो है बेसिकली जो हमारे स्टेक होल्डर होते हैं उनको जो है अपनी इन्फॉर्मेशन जो है वो डिलीवर करते हैं। तो इसमें सबसे
सबसे पहले हमें जो है एक डेवलप करना होता है प्रोजेक्ट का चार्टर, फिर उसके बाद हमें प्लान बनाना पड़ता है। तो प्लान की इन्फॉर्मेशन जो है कम्युनिकेट करनी होती है हमें स्टेक होल्डर्स को, और स्टेक होल्डर से भी हमें जो है फर्दर जैसे कोई इन्फॉर्मेशन आती है उसको रिकलेक्ट करके उसको फिर रीऑर्गेनाइज करके हमने फर्दर रीकम्युनिकेट करना होता है। प्रोजेक्ट रिस्क मैनेजमेंट में बेसिकली हम एनालाइज करते हैं प्रोजेक्ट में क्या रिस्क है और उसको फिर हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो इसमें बेसिकली रिस्क को असेस करके उसको कंट्रोल करके फिर हम जो है रैंकिंग करते हैं कि कौन से प्रोजेक्ट में या प्रोजेक्ट के कौन से सेगमेंट में हमारा सबसे ज़्यादा रिस्क है और इस रिस्क को हम मिटिगेट कैसे कर सकते हैं। प्रोजेक्ट प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो इसमें जो है हमें बेसिकली हम देखते हैं कि अपने प्रोजेक्ट को जो है वो धरातल पे उतारने के लिए हमें कौन कौन सी वस्तुओं और सेवाओं की ज़रूरत है। प्रोजेक्ट चेंज मैनेजमेंट में इसमें हम देखते हैं कि जो हमारा प्रोजेक्ट है उसमें हम जो है और ज़्यादा इनोवेशन लाने के लिए जो है किस तरह से चेंज ला सकते हैं ताकि हमारी कॉस्ट कम हो, क्वालिटी हमारी बढ़े और कम टाइम में हमारा काम हो जाए। CCB चेंज कंट्रोल बोर्ड के इसके लिए हमने बनाए होते हैं। प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशन मैनेजमेंट में इसमें क्या होता है कि हमारे प्रोजेक्ट को जो है वाइबल करने के लिए जितने भी डॉक्यूमेंटेशन जो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम रिक्वायर्ड होता है उसको हम देखते हैं कि वो प्रॉपर डॉक्यूमेंट हमने जो है डाटाबेस हमने तैयार कर लिया है या उसको किस तरह से तैयार करने की ज़रूरत है, उससे संबंधित स्टेप हम यहाँ पे लेते हैं। उसके बाद हम परफॉर्मेंस अप्रेजल की बात करते हैं। तो इसमें प्रोजेक्ट जो हमने एग्जीक्यूट किया है उसकी परफॉर्मेंस को हम अप्रेज करते हैं। इसकी परफॉर्मेंस को अप्रेज करने के हमारे पास जो है 2 मेथड हैं, ट्रेडिशनल और मॉडर्न। ट्रेडिशनल मेथड की हम बात करें तो उसमें हम रैंक करते हैं कौन सा प्रोजेक्ट बेटर है, पेयर्ड कंपैरिजन करते हैं, जो हमारे बेसिकली प्रोजेक्ट होते हैं ना उनको कंपेयर करेंगे कि इनमें से बेस्ट वन कौन है, या तो ग्रेडिंग दे देंगे प्रोजेक्ट्स को, या जो है फोर्स्ड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, मतलब इसमें जो है हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि कौन से पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का जो है हमें कितना जो है कंट्रीब्यूशन रहा। चेकलिस्ट मेथड, इसमें हम चेक करते हैं कि कौन से प्रोजेक्ट ने हमें कितनी रिटर्न जो है वो दी है। उसके बाद हम बात करते हैं क्रिटिकल इंसिडेंस मेथड। तो इसमें जो है हम जो हमारी स्टेटमेंट्स होती हैं वो हमने रिकॉर्ड करके रखी होती है, बैड बिहेवियर, जॉब परफॉर्मेंस से संबंधित, तो उसके बेस पे जो है हम क्रिटिकली एनालाइज करते हैं प्रोजेक्ट को। ग्राफिकल रेटिंग स्केल, इसमें जो है ग्राफ हम बनाते हैं और उसमें जो है हम रेट करते हैं पर्टिकुलर ईच सेक्टर वाइज की कौन कौन से सेक्टर में क्या रेटिंग आई है। ऐसे मेथड, इसमें जो है हम स्ट्रेंथ, वीकनेस, परफॉर्मेंस, पोटेंशियल, इसको जो है वो जैसे होता है ना डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लेते हैं, फिर उसको पढ़ के जो है हम ओवरऑल जो है एक एनालिसिस जो है प्रिपेयर कर लेते हैं। फील्ड रिव्यू मेथड में हम फील्ड में जाके जो है पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के बारे में जो है इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करते हैं। कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट में क्या होता है कि जैसे हमारा प्रोजेक्ट वर्क कर रहा होता है तो उसमें जो जो हमें चीज़ें मिली हैं सुपरविज़न के थ्रू कि कहाँ पे कमी है, उन चीज़ों को हम नोट करते रहते हैं और ये हमने बताई नहीं होती हैं। जैसे ये चीज़ें इंटेलिजेंस, वीकनेस, एटीट्यूड, करेक्टर, अटेंडेंस, डिसिप्लिन से संबंधित हो सकती हैं, तो फिर बाद में हम इनके बेस पे जो है ओवरऑल एनालिसिस करते हैं। और दूसरी आती है हमारी मैनेजमेंट इसके जो है मॉडर्न मेथड्स आते हैं। तो ये MBO क्वेश्चन आ जाता है, ये MBO की कई बार फुल फॉर्म ही पूछ ली जाती है, बार्स इसकी भी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, तो ये आप थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिएगा। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा मेन उद्देश्य होता है उसको ध्यान में रखते हुए हम अपने मैनेजमेंट की एक्टिविटीज़ को पूरा करते हैं। बिहेवियरली एनकर्ड रेटिंग स्केल्स, इसमें क्या होता है, हेयर द स्केल्स आर डिजाइन टू ब्रिंग द बेनिफिट ऑफ बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डाटा। तो इसमें एम्प्लॉयज़ को जब हम अप्रेज कर रहे होते हैं तो उनकी क्वालिटेटिव एंड उनका क्वांटिटेटिव, मतलब जैसे होता है ना सिंसियरिटी, ईमानदारी, और जो उनकी सेल के आउटपुट है या प्रोडक्शन का जो रिजल्ट है, तो उन दोनों को जो है हम यहाँ पे एनालाइज करते हैं। तो रेटिंग एग्जांपल इसमें जैसे क्वालिटी ऑफ वर्क, क्वांटिटी ऑफ कंट्रोल, फिर जजमेंट, इसके बेस पे हम इनको रेटिंग देते हैं। असेसमेंट सेंटर में क्या होता है कि हमने जो है एक सेंट्रल लोकेशन जहाँ पे मैनेजर जो है वो इकट्ठा होते हैं और पार्टिसिपेट करते हैं जॉब से संबंधित एक्सरसाइजेज में, और इवेलुएट करते हैं अपने ट्रेंड ऑब्जर्वर्स की हेल्प से कि कौन जो है वो कहाँ पे स्टैंड कर रहा है।
360 डिग्री अप्रेजल की बात करें तो इसमें जो हमारा बेसिकली जो एम्प्लॉय होता है वो अप्रेज किया जाता है बाय हिज सुपरवाइजर, मतलब सबके द्वारा 360 ना पूरा का पूरा हमारा सर्कल कंप्लीट हो रहा है। तो उसके जो फ्रेंड्स हैं, उसके जो सबॉर्डिनेट हैं, कस्टमर्स हैं, उसकी इंटरेक्शन किसके साथ कैसी है, सभी के जो है क्वेश्चनियर के थ्रू या सर्वे के थ्रू जो है व्यू यहाँ पे लिए जाते हैं। फिर उसके बेस पे हम यहाँ पे उनको जो है एनालाइज करते हैं। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग जो है बेसिकली ये हमने पढ़ा भी है। इसमें हम क्या करते हैं, ह्यूमन रिसोर्स मेथड अटैच मनी वैल्यूज टू वैल्यू ऑफ अ फर्म इंटरनल ह्यूमन रिसोर्सेज एंड इट्स एक्सटर्नल कस्टमर गुडविल। इस मेथड में बेसिकली हम क्या करते हैं, जो कॉस्ट होती है, जैसे हमारा ह्यूमन रिसोर्स है ना, तो जैसे हम उनको सैलरी देते हैं, उनकी मेंटेनेंस के अदर खर्चे बियर करते हैं, तो उनकी वो टोटल कॉस्ट होगी, उस कॉस्ट का भी रिकॉर्ड रखेंगे। और उस एचआर ने जो हमारे लिए काम किया उससे जो हमें इनकम आई, तो उस इनकम का भी हम जो है यहाँ पे रिकॉर्ड रखेंगे। फिर कॉस्ट को इनकम के साथ कंपेयर करेंगे कि हमें प्रॉफिट हो रहा है इस एचआर से या लॉस हो रहा है। रिस्क वर्सेस अनसर्टेनिटी, ये आ जाता है डिफरेंस। तो रिस्क क्या है, पॉसिबल आउटकम्स आर नोन एज देयर प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग टेंजिबल और क्वांटिफाइड। और अनसर्टेनिटी में क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी आइदर अननोन और एस्टिमेटेड विद लो प्रिसिशन। तो रिस्क में थोड़ा बहुत जो है वो हमें पता होता है कि हमें जो है यहाँ तक जो है वो नुकसान हो सकता है, लेकिन अनिश्चितता में जो है हम उस चीज़ को क्वांटिफाई नहीं कर पाते हैं। तो बेसिकली हम बात करें 5 बेसिस टेक्निक्स हैं रिस्क मैनेजमेंट की। तो इसमें जिसमें हमें जो है वो अवॉइडेंस, ठीक है, अवॉइडेंस का मतलब है चीज़ों को अवॉइड नहीं करना है, रिटेंशन पे ध्यान देना है, स्प्रेडिंग पे ध्यान देना है, लॉस से बचने का और उसको कम करने के तरीके, और साथ ही साथ हमें ट्रांसफ़र करना है, हम लॉस को कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं उस पर हमें ध्यान देना है। मार्केट एंड डिमांड एनालिसिस की बात करें तो ये हमने पढ़ा भी है कि हम मार्केट को कैसे जो है वो एनालाइज कर सकते हैं, डाटा के बेस पे, मार्केट सर्वे करके, डिमांड को फॉरकास्ट करके, है ना। उसके बाद बात आती है कि मार्केट की फीचर्स क्या हैं, तो ये हमने जो है वो बिजनेस इकोनॉमिक्स में पढ़ा ही है कि मार्केट में क्या होता है, बेसिकली इंपोर्ट एक्सपोर्ट, हमारा प्रोडक्ट का नेचर कैसा है, कंज्यूमर कैसा है, उसको हम देखते हैं। कीमत, है ना, कीमत भी हमारे कंज्यूमर को अट्रैक्ट करती है, मार्केट में हमारी पोजीशन बनाती है। सप्लाई वहाँ पे एक फैक्टर रहता है। अगर आपको मार्केट सर्वे कंडक्ट करना हो तो उसके लिए आपको अपने मार्केट कि एक पॉपुलेशन को टारगेट करना पड़ेगा, उस पॉपुलेशन का एक सैंपल साइज़ लेना पड़ेगा, और उस सैंपल साइज़ के बाद आपको उनसे डाटा कलेक्ट करके उस इंफॉर्मेशन को एनालाइज करके जो है आप मार्केट सर्वे यहाँ पे अपना कंडक्ट कर सकते हो। एक आता है सिचुएशनल एनालिसिस। तो ये एनालिसिस जो है रिलेशनशिप होता है बिटवीन द प्रोडक्ट एंड इट्स मार्केट, जिसमें जो प्रोजेक्ट एनालिस्ट जो है वो इनफॉर्मली जो है कस्टमर से, कॉम्पिटिटर से, मिडल मैन से जो है बात करता है और एक सिचुएशन क्रिएट करता है कि इस प्रोडक्ट के लिए आप क्या कहते हैं, दैट उसमें जो है वो उनसे इंफॉर्मेशन गैदर करता है, और उस इंफॉर्मेशन के बेस पे हम सिचुएशन को भांप लेते हैं कि इस प्रोजेक्ट के लिए जो है वो क्या सिचुएशन है मार्केट में। डिमांड फॉरकास्टिंग के मेथड्स, तो क्वांटिटेटिव एंड प्रोजेक्शन मेथड, तो डेल्फी मेथड हो गया, ज्यूरी एग्जीक्यूटिव मेथड हो गया। ज्यूरी ऑफ एग्जीक्यूटिव मेथड में बेसिकली हम एग्जीक्यूटिव की हेल्प से जो है वो यहाँ पे सर्वे करवाते हैं। डेल्फी मेथड, ये आपका एक्सपर्ट ओपिनियन मेथड भी इसको कहते हैं, मैंने करवाया हुआ है आपको ये। उसके बाद हमारा आता है प्रोजेक्ट मेथड। प्रोजेक्ट में टाइम सीरीज़ के बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम हमने सेल का डाटा रखा होता है। एक्सपोनेंशियल हमने स्मूथिंग मेथड, मूविंग एवरेज मेथड, ये मैंने करवाए हुए हैं आपको। उसके बाद कैजुअल मेथड की हम बात करते हैं, तो इसमें कैजुअल मेथड में हम क्या करते हैं, अपना ही एक फॉरकास्ट डेवलप कर लेते हैं और फिर काउज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप जो है वो यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। तो इसमें कॉमन जो है हम चेन रेशियो मेथड निकाल सकते हैं, कंजम्पशन लेवल मेथड यूज़ कर सकते हैं, एंड यूज़ मेथड, और लीडिंग इंडिकेटर कि सबसे बड़ा इंडिकेटर कौन है हमारी प्रोडक्ट की डिमांड से संबंधित। तो जैसे टाइम सीरीज प्रोजेक्शन मेथड में हम बात करते हैं कैजुअल मेथड की। कैजुअल मेथड में काउज इफेक्ट रिलेशनशिप हम देखते हैं, और अनसर्टेनिटीज़ इन डिमांड फॉरकास्टिंग की बात करें तो इसमें हम डाटा जो है पास्ट और प्रेजेंट मार्केट का जो है वो कंपेयर करते हैं। उसके बाद जो है टेक्निकल एनालिसिस की बात करें तो इसमें हम क्या करते हैं, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग ट्रेंड
इसमें हम टेक्निकली ट्रेंड देखते हैं कि सेल का ट्रेंड इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है, उसके बेस पे जो है हम एज्यूम करते हैं कि चीज़ें जो है वो हमारी कैसी रहेंगी। एक आती है डॉ थ्योरी। डॉ थ्योरी जो है ये डॉ जोन्स ने दी थी और इसको एवरेज इसमें निकाली जाती है। इसमें बेसिकली जो है हम हाइपोथेसिस क्रिएट करते हैं कि मार्केट में इस तरह से हमारी डिमांड रहेगी। उसके बाद हम मार्केट को एनालाइज करते हैं और हाइपोथेसिस के बेस पे कंपेयर करके हम देखते हैं कि सच में जो हम सोच के चले थे क्या मार्केट में हमारी डिमांड उसी तरह से है। उसके बाद एक आती है बुल मार्केट। बुल मार्केट आपको पता है जिसमें हमारे प्राइसेस जो हैं वो हाई हो रहे होते हैं। एक बियर मार्केट होती है जिसमें फॉलिंग ट्रेंड हमारा हो रहता है, जैसे सेल में या प्राइसेस में जो है वो हमारी कमी आ रही होती है। सेकेंडरी ट्रेंड की हम बात करें तो सेकेंडरी ट्रेंड बेसिकली एक ऐसा मूव होता है जिसमें हम जो है इंटरमीडिएट ट्रेंड मूव अगेंस्ट द मेन ट्रेंड। तो जो हमारा मेन ट्रेंड होता है ना उसके अगेंस्ट चेंज आता है। जैसे कि मार्केट हमारी गिर रही थी तो क्या होगा कि एकदम से उठ जाएगी, फिर जैसे उठ रही थी मार्केट तो एकदम से गिर जाएगी, तो उस तरह का ट्रेंड आता है। और माइनर जो ट्रेंड होता है उसमें क्या होता है, जो मूव होता है चाहे वो अपवर्ड मूवमेंट है या नीचे की तरफ को मूवमेंट है, वो थोड़ी सी होती है, हल्का सा होता है, माइनर होती है। उसके बाद सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लेवल की हम बात करें तो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लेवल में बेसिकली हमारा जो यहाँ पे ये एग्जिस्ट करता है प्राइस, जहाँ पे डिमांड को जो है हम स्टॉक की हेल्प से एक्सपेक्ट करते हैं कि फर्दर उसकी डिमांड जो है वो किस तरफ को जाएगी। तो ये बेसिकली शेयर मार्केट में यूज़ होता है रेसिस्टेंस की पर्टिकुलर एक कीमत पर जो है वो हमारी वस्तु या हमारा स्टॉक जो है वो कितनी देर तक जो है वो स्थिर रहा है। पाइवट पॉइंट की बात करें तो एक टेक्निकल एनालिसिस होता है पाइवट पॉइंट, जिसमें इट इज़ अ टेक्निकल एनालिसिस इंडिकेटर यूज्ड टू डिटरमाइन द ओवरऑल ट्रेंड ऑफ द मार्केट। एक टेक्निकल पॉइंट हम जो है वो डिसाइड कर देते हैं ओवरऑल मार्केट को असेस करने के लिए। उसके बाद आता है प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल में अगर हम बात करें तो हम प्लानिंग करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं प्रोसेस को, फिर उसको मॉनिटर करते हैं, क्लोज करते हैं और बेसिकली इनिशिएटिव को, जो हमारी प्लानिंग होती है वो हमने किसी इनिशिएटिव के लिए की होती है। प्रोजेक्ट मॉडल की बात करें तो इसमें इनपुट होती है हमारे पास, उसको हम जो है मैकेनिज्म और कॉन्स्टेंट की हेल्प से जो है आउटपुट में कन्वर्ट करते हैं। फीचर्स ऑफ प्रोजेक्ट की बात करें तो यूनिक होता है नेचर में एंड टाइम स्केल के बेस पे डिफाइंड रहता है, अप्रूव्ड बजट रहता है, बेनिफिशियल चेंज इसमें रहता है एंड एलिमेंट ऑफ रिस्क रहता है एंड लिमिटेड रिसोर्सेज इसमें होते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए हमें जो है स्टेक होल्डर को मैनेज करना, रिस्क को मैनेज करना, इश्यूज़ को मैनेज करना और रिसोर्सेज को मैनेज करना, टास्क को मैनेज करना, अपनी क्वालिटी को बनाए रखना और जो चेंज है उसको कंट्रोल करना और टीम में जो है प्रॉपरली मैनेजमेंट बनाए रखना ज़रूरी है। टेक्निकल एनालिसिस हमने पढ़ लिया। एस्पेक्ट ऑफ टेक्निकल एनालिसिस तो इसमें मटेरियल इनपुट हो गया, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो गया, प्रोडक्ट मिक्स, प्लांट कैपेसिटी, लोकेशन, हमारा जो मशीनरीज हैं, स्ट्रक्चर एंड सिविल वर्क्स, प्रोजेक्ट चार्ट एंड लेआउट हमारा इसमें आता है। तो इसके बाद जो है हम अगर बात करें फाइनेंशियल एनालिसिस। फाइनेंशियल एनालिसिस क्या होता है, एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम जो है इवेल्युएट करते हैं फाइनेंशियल एंड अदर इंफॉर्मेशन को डिसीजन मेकिंग के लिए। तो बेसिकली जो है ये सिस्टमेटिक फाइनेंशियल एनालिसिस अप्रोच है। इसमें 6 स्टेप हमारे होते हैं जिसमें हम फाइनेंशियल एनालिसिस के लिए जो है अपना उद्देश्य पहचानते हैं, कॉर्पोरेट को ओवरव्यू करते हैं, फिर फाइनेंशियल एनालिसिस टेक्निक्स की हेल्प से अकाउंटिंग एनालिसिस करते हैं, कॉम्प्रहेंसिव एनालिसिस करते हैं एंड डिसीजन लेते हैं। क्वांटिटेटिव फाइनेंशियल एनालिसिस की अगर हम बात करें तो इसमें हम जो है सिस्टमेटिकली जो एलिमेंट हमारे पास होते हैं उनको एनालाइज करते हैं विद द हेल्प ऑफ रेशियो, कैश फ्लो, कॉमन साइज, टाइम सीरीज, कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स और डेप्थ एनालिसिस में हम फिर इसमें जो है वो कौन सी चीज़ें जो है हमारी हाईलाइटेड हैं या बहुत ही जो है क्रिटिकल जोन में है उनको रेड फ्लैग आइटम्स के नाम से हम यहाँ पे इंडिकेट कर देते हैं। तो क्वांटिटेटिव फाइनेंशियल एनालिसिस में फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, कॉमन साइज एनालिसिस, रेशियो, ट्रेंड एनालिसिस, क्वार्टरली एनालिसिस, डूपॉन्ट मॉडल, मार्केट एनालिसिस ये आता है। तो अगर हम कंप्रहेंसिव एनालिसिस में बात करें तो इसमें जो है डिटेल्ड अकाउंटेड एनालिसिस में तो हम पूरी डिटेल निकालते हैं ना कि एक एक फिगर को कंपेयर करेंगे, वैल्यूएट करेंगे और फिर जो है वो वहाँ पे हम चीज़ों को एनालाइज करेंगे। उसके बाद कंप्रहेंसिव एनालिसिस की हम बात करें तो इसमें हम क्या करते हैं, समराइज करते हैं की पॉइंट्स को, व्हाट इज़ पर्टिकुलरली
इम्पॉर्टेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। फिर जो हमारे रेड जोन एरिया होते हैं बेसिकली उन्हीं के ऊपर जो है हम यहाँ पे फोकस करके जो है वो डिसीज़न लेते हैं। तो डिसीज़न की बात करें तो यहाँ पे रिकमेंडेशंस हमारी ये रहती है कि हम रैशनल डिसीज़न लेते हैं। जो भी हमारी एनालिसिस के बाद फाइनेंशियल, टेक्निकल, मार्केट जो जितने भी टाइप ऑफ एनालिसिस हैं उनसे जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आती है तो उसके बाद हम उस इंफॉर्मेशन को एनालाइज करके रैशनल जो है वो डिसीजन लेते हैं। तो ओवरऑल प्रोजेक्ट कॉस्ट की अगर हम बात करें तो ओवरऑल प्रोजेक्ट कॉस्ट आर द टोटल फंड नीडेड टू मॉनेटरी कवर एंड कंप्लीट अ बिजनेस ट्रांजेक्शन और प्रोजेक्ट। तो इसमें जो है बेसिकली हमारी डायरेक्ट कॉस्ट जो कि डायरेक्टली इन्वॉल्व रहती है, ये सारी कॉस्ट जो है हमारी प्रोजेक्ट कॉस्ट के अंडर आती है। सो इसके साथ ही ये कंप्लीट होता है। एक चीज़ मैंने आपको बोलनी थी, आप एक MICR कोड और IFSC कोड होता है। ये जो है कितने नंबर होते हैं, कितने डिजिट होते हैं, ये कोड क्या होते हैं, ये आप जो है वो देख लेना, क्योंकि लास्ट टाइम जो है वो PNB का आया था, सॉरी पैन कार्ड का आया था क्वेश्चन। तो ये भी आप देख लेना कि IFSC कोड क्या होता है, MICR जो है कोड होता है, चेक पे होते हैं दोनों ही ना हमारे कोड। तो ये क्या होते हैं, अगर फिर अगर आपको नहीं ये क्लियर होगा तो मैं आपको पढ़ा दूंगी ये, बट इन दो को आप जो है वो ध्यान में रख लेना। सेट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज़रूरी हैं ये और वैसे भी ज़रूरी हैं। तो आपको समझ आया, कुछ कुछ थोड़ा बहुत लगा पता? IFC कोड तो बैंक का होता है ना मैम। और हाँ, ये दूसरा वाला क्या चेक होता है ना, MNC इसमें चेक में होता है। चेक में होता है ये नीचे सर, जो चेक के नीचे जो नंबर लगे होते हैं ना, नीचे जो नंबरिंग होती है तो हाँ उसी हाँ में हाँ, जो नीचे चार नीचे पांच जी जी। डिजिट तो वो देख लेना आप कि चेक नंबर अल्फ़ाबेटिकल जो है। नंबर या किस में कितने होते हैं क्या, तो वो आप देख लेना। अभी मेरे को भी ध्यान नहीं है ना पूरा एग्जैक्ट, बट मेरे को वैसे माइंड में आ रहा था कि ये क्वेश्चन बन सकता है, तो मैंने आपसे ये डिस्कस कर लिया। सो आज मैंने आपका बहुत टाइम ले लिया। इसके बाद हमारा जो है सिलेबस हम बात करें तो मेरे को लगता है कि 25 वाला जो हमने टारगेट रखा है हो ही जाएगा। अगर हम बात करें तो स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल